डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हार्मोनल कंट्रोल किस तरह करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। साथ में इससे रिलेटेड हमने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की। तो बेसिकली दी वो प्रॉपर्टी जिसमें एनिमल्स अपनी तरह के इंडिविजुअल्स को, ऑफस्प्रिंग्स को, न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो पहले तो याद रखिएगा इसमें एक यूनिक इसके ट्रेट्स ये हैं कि ये इंडिविजुअल जो हैं इंडिविजुअल लेवल पे ये परफॉर्म होती है और ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म में और बहुत से भी सिस्टम रखे हैं जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में जाकर स्टार्ट होता है। तो बड़ी छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और इंपॉर्टेंस हमने ये पढ़ा कि ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली एक यूनिक सिस्टम है। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी हम पढ़ेंगे कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो स्पर्म्स हैं मेल गोनेट से, मेल पर्सन से, वो इंट्रोड्यूस होते हैं इनटू द फीमेल बॉडी और उसमें डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो की विद इन द यूट्रस या विद इन द बॉडी होती है। इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मैन का, इसमें दो यूनिक प्रॉपर्टीज भी हैं, यूनिक पॉइंट्स हैं इसके जो कि समझने की जरूरत है यहाँ पर। पहला यूनिक पॉइंट जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव होता है, टर्न ऑन होता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली एक्टिव होता है। तो ये एक इसका पहला यूनिक सिस्टम है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बहुत से अदर ऑर्गन्स रखे हैं, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे जो बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ये मौजूद होता है, लेकिन ये जो एक्टिव होता है वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है, मेल और फीमेल दोनों में। दूसरा इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें यू है कि बहुत से सिस्टम्स हमारे बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन ये जो हमारे पास सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर ऑर्गन सिस्टम। इसकी वर्किंग, इसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है दूसरे ऑर्गन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों पॉइंट्स मिलके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन है इसको यूनिक बनाते हैं। इन दोनों सिस्टम्स में हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि एक होता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन दोनों को ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है और इससे रिलेटेड जो है वो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है और इससे रिलेटेड पैथोलॉजिकल फीचर्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको स्क्रीन पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेंट्रल व्यू जो है वो मैंने रिप्रेजेंट करवाया है यहाँ पर। इसको आपको विजुलाइज कर सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे।
स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड गोनेड्स। गोनेड्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम गोनेड्स या टेस्टिस बोलते हैं। पेयर स्ट्रक्चर होता है गोनेड्स का। टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है ये बॉडी में, बॉडी से बाहर जो स्क्रोटम होता है, पाउच होता है स्किन का, उसमें लोकेटेड होते हैं। इनका बॉडी के बाहर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बेटे जी 37 है। हाई टेम्परेचर पे या 37 से अबव टेम्परेचर पे या 37 पे हमारी बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म प्रोडक्शन, वो परफॉर्म नहीं होती। इसलिए गोनेड्स एनाटॉमिकली जो है वो बॉडी से बाहर है, जो है वो टेस्टिस की शेप में इन द स्किन और पाउच ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से मुख्तलिफ होता है, तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस तक स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रखे। दूसरी चीज इसमें हमारे पास आएगी एसेसरी ग्लैंड्स। हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली इसमें 3 तरह के एसेसरी ग्लैंड्स हैं। हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला ग्लैंड जो है इसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। दूसरा ग्लैंड जो है इसमें उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड जो है वो है जी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 3 बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास मौजूद है इसको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स वो डक्ट्स हैं, वो ट्यूब्यूल्स हैं जो हमारे टेस्टिस जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको कनेक्ट करती हैं विद द पेनिस। तो इसको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। विदाउट एसेसरी डक्ट्स जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एसेसरी डक्ट में जो हमारे पास ट्यूब्स आती हैं जिनको हम बोलेंगे एपिडाइडमस। फिर इसके बाद जो सेकंड आएगी वो डक्टस डिफरेंसेस है, डक्टस डिफरेंस। नंबर 3 पे जो हमारे पास डक्ट सिस्टम आता है इसको हम बोलते हैं जैक्यूलेटरी डक्ट। इसके बाद जो हमारे पास डक्ट सिस्टम आता है उसको हम बोलते हैं जी यूरेथ्रा। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने बताया गोनेड्स। गोनेड्स में टेस्टिस, टेस्टिस स्क्रोटम में जो लोकेटेड होते हैं। फिर आपने पढ़ा एसेसरी ग्लैंड्स का, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा एसेसरी डक्ट का जिसमें एपिडाइडमस है, डक्टस डिफरेंसेस है, एजैकुलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रा है। नंबर 4 जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको हम कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। कोपुलेटरी ऑर्गन जो है इसको हम सिंपली पेनिस का नाम देते हैं। पेनिस जो है वो 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। एक तो टाइम ऑफ कॉपुलेशन के दरमियान जब होती है तो बेसिकली ये इरेक्शन का रोल प्ले कर रहा होता है, और दूसरा ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है सीमन को और इसके अलावा यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करवाता है। तो बेटे ये बेसिक इसके स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स से हम एक एक करके दोनों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि गोनेड्स हैं। गोनेड्स जो है वो टेस्टिस की शेप में होती है। तो याद रखिएगा टेस्टिस में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास याद रखिएगा कि लोब्स की शेप में होती हैं। ईच टेस्टिस जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं एटलीस्ट जो उसकी अमाउंट है वो याद रखिएगा 200 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स होती हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर ये जो लोब्यूल्स बनाई हैं इन लोब्यूल्स के अंदर जो है वो ईच लोब्यूल कंटेन कर रही होती है, ईच लोब्यूल कंटेन करती है 1 to 4 टाइटली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 4 जो है वो क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमने पहला स्ट्रक्चर में हमने देखा कि गोनेड्स, टेस्टिस, टेस्टिस स्क्रोटम में है। अगर हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें जो सबसे पहली चीज नजर आएगी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये लोब्यूल्स के अंदर हैं। एटलीस्ट 200 से 300 लोब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं ईच टेस्टिस में। इनमें अगर देखा जाए, इन लोब्यूल्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास ईच लोब्यूल जो है, ईच कंपार्टमेंट जो है वो 1 से 4 क्वाइल्ड टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। बेटे इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं टेस्टिस के बाद हमारे पास थर्ड वन जो है एसेसरी डक्ट है। एसेसरी ग्लैंड्स का मैं बात बताऊंगा। सबसे पहले एसेसरी डक्ट का, जिसमें हमारे पास एपिडाइडमस। तो जो टेस्टिस हैं इनकी आउटर कवरिंग के ऊपर, इनकी बेस के ऊपर या बैक के ऊपर जो है वो एपिडाइडमस एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये एपिडाइडमस स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये क्वाइल्ड शेप में मौजूद होता है। इस चीज को हम एपिडाइडमस बोलते हैं, एपिडाइडमस। एपिडाइडमस जो है वो बेसिकली क्या है, एक शेप, एक थिक शेप स्ट्रक्चर है जो कि
टेस्टिस के बैक पर मौजूद होता है। ये जो एपिडाइडमस स्ट्रक्चर है बेसिकली ये स्पर्मेटोजोन्स जो होते हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होते हैं और समटाइम यहाँ पर सेफ भी हो रहे हैं, स्टोरेज भी हो रहे होते हैं। तो एपिडाइडमस का फंक्शन ये हो गया कि बेसिकली इसने करना है ट्रांसपोर्ट भी करना है, स्टोरेज भी करनी है स्पर्म्स की। एपिडाइडमस जो है वो एक ट्यूब की शेप में ओपन होती है अदर सिस्टम में, जिसको हम डक्टस डिफरेंसेस बोलते हैं। तो इसके इनसाइड देखें तो हमारे पास ये ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम डक्टस डिफरेंसेस बोलते हैं। ये डक्टस डिफरेंस जो है बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा होता है टेस्टिस को विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिडाइडमस का दूसरा जो डक्टस डिफरेंस का दूसरा जो नेम है, इसको हम दूसरे नाम से भी याद रखते हैं, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? स्पर्म डक्ट। अनदर नेम ऑफ डक्टस डिफरेंसेस इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के अलावा इसको वैस डिफरेंस भी बोलते हैं, और वैस या वैसा डिफरेंसेस भी बोलते हैं, या वैस डिफरेंस भी बोलते हैं। ये दो आप लोगों के पास आ गई। एपिडाइडमस किसको लीड कर रही है? डक्टस डिफरेंसेस। डक्टस डिफरेंसेस जो है वो बेसिकली ओपन होती है अनदर सिस्टम। अब यहाँ पर आपके पास अगर स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये स्ट्रक्चर नजर आएगा कि ये जो डक्टस डिफरेंसेस है ये हमारे ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के जो यूरेटर्स है इनके बैक से होती हुई ब्लैडर के ऊपर से होती इंटर होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ग्लैंड आता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड का पार्ट है, सेमिनल वेसिकल जो है उसके साथ ये जो डक्टस डिफरेंसेस है वो ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करने के बाद वो एक और ग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे ही क्रॉस कर रही होती है तो एक और ये डक्ट सिस्टम यहाँ पर आ जाता है जिसको हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की एजैकुलेटरी डक्ट होती है, एक राइट साइड से आती है और एक लेफ्ट साइड से आती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कह लें कि यहाँ पर एजैकुलेटरी डक्ट बन रहा होता है। ये एजैकुलेटरी डक्ट जो है ये ओपन होती है इनटू अनदर सिस्टम, एक ग्लैंड में जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जब एजैकुलेटरी डक्ट क्रॉस करती हैं तो नेक्स्ट जो इस ट्यूब का नाम हो जाता है उसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। तो आप ये देखें कि एपिडाइडमस, डक्टस डिफरेंसेस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, इनकी जब लिंकिंग हो रही होती है तो ये तीनों ग्लैंड्स इनके रास्तों में आते हैं। और यूरेथ्रा फाइनली जो है वो किसमें ओपन, जारी बात है ये पीनस का स्ट्रक्चर है, ये जो है पीनस है। पीनस का ये जो पार्ट है इसको ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं। तो यहाँ से मूवमेंट होती है मटेरियल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद यहाँ से होता हुआ और बॉडी से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, ये अब मैं आप लोगों को ये जो एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स है उसका पाथवे पढ़ाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हमारे पास टेस्टिस है, इन टेस्टिस में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा था जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा था, ये जब कॉइल्ड डिकॉइल्ड होती हैं तो रेटी टेस्टी बनाते हैं। अब रेटी टेस्टी जो है इस डायग्राम में अगर आप देखें कि रेटी टेस्टी जो है वो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है ये रेटी टेस्टी का स्ट्रक्चर है। ये जो रेटी टेस्टी है बेसिकली इसने क्या करना है, इसने कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है। हम इसको सिंपली कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क को ज्वाइन करवाती है और आगे ये ओपन होती है अ स्पेसिफिक सिस्टम। इस सिस्टम को हम नाम देते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स। और ये दोनों सिस्टम जो है ये स्पेसिफिक है। इन सिस्टम के बाद, इन नेटवर्क के बाद जो है वो जो ट्यूब्यूल्स हमारे पास आती हैं इसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। एपिडाइडमिस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम नाम दे देते हैं डक्टस डिफरेंसेस। डक्टस डिफरेंसेस जो है वो इंट्रोड्यूस होती है अनदर डक्ट जिसको हम नाम देते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट यहां पर भी मैंने आपको बताया था, और ये यहां पर एजैकुलेटरी डक्ट है जी। एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो बेसिकली ओपन होती है इनटू यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास एक ट्यूबुलर सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा कि जब एपिडाइडमिस, इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि एपिडाइडमिस चेंज होती है इनटू अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड डक्टस डिफरेंसेस, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। राइट साइड पर एक होगी, लेफ्ट साइड पर एक होगी, दोनों ही यहाँ पर ओपन हो रही है। तो सबसे पहले ये जहाँ पर ओपन होंगी उसको हम नाम देंगे, जिस ग्लैंड के साथ ये लिंक होंगी, सेमिनल वेसिकल। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेमिनल
वेसिकल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही होती है, उसकी मोर्टेलिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फिर डक्टस डिफरेंसेस जो है वो स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंसेस जो है वो ज्वाइन करती है और क्या बनाती है, सेमिनल वेसिकल्स के साथ ज्वाइन करके शॉर्ट एजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। ये शॉर्ट एजैकुलेटरी डक्ट जो है ये इंटर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मिल्क सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है और ये मेल में होता है, फीमेल में ये एब्सेंट होता है। याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फीमेल में एब्सेंट होता है, मेल में मौजूद होता है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जैसे ये क्रॉस करती है एजैकुलेटरी डक्ट तो ये इम्पटी होती है इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद क्या स्ट्रक्चर आता है, पेनिस। अब इसको हम यूरिनरी जेनिटल सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनो सिस्टम या ट्यूब। यूरिनरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि ये एट अ टाइम दो काम कर रहा होता है पेनिस। एक तो ये सीमेन को पास करता है और दूसरा ये यूरिन को पास करता है, इस वजह से इसको यूरिनरी जेनिटल सिस्टम या पार्ट भी हम बोलते हैं। तो बेटे ये एक आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर समझाया। इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस पाथवे को आपने जो याद रखना है, एक ही बताता हूं 7 अप के नाम से। किसके याद रखते हैं, 7 अप। अब 7 अप से क्या मुराद है कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में आ जाएगा। यहाँ पर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है, इसी तरह यहाँ पर ई है, एफरेंट डक्ट्यूल्स को ये एक्सप्लेन करता है, ये एफरेंट डक्ट्यूल्स है। इसी तरह यहाँ पे वी जो है वेसा डिफरेंसेस को शो कर रहा है। इसी तरह ई जो है वो एपिडाइडमस को भी शो करता है, वी जो है वो डक्टस डिफरेंसेस को शो कर रहा है। इसी तरह ई जो है वो एजैकुलेटरी डक्ट को शो कर रहा है। एन जो है वो एंड है इसमें, और यू जो है यूरेथ्रा को शो कर रहा है, और पी जो है वो पीनस को शो कर रहा है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, पेपर में आ जाए राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप लोगों के जो स्ट्रक्चर आपने लिखना है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, एपिडाइडमस, डक्टस डिफरेंसेस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पीनस, ये सीक्वेंस इसी तरह रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकता सीक्वेंस। उसके लिए की मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 7 अप याद रखें, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, ये ई एपिडाइडमस, वी डक्टस डिफरेंसेस, ई एजैकुलेटरी डक्ट, एन एंड यूरेथ्रा, यू से पी से पीनस। तो ये जो मैंने सिस्टम अलग से बनाया ये यहाँ पर सिस्टम था, इसको हम 7 अप में नहीं लेते, लेकिन ये कनेक्ट करता है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल को विद दी एपिडाइडमस। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल को एपिडाइडमस के दरमियान कौन लिंक कर रहा है, रेटिटेस्टी जो है वो लिंक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एफरेंट डक्ट्यूल्स। रेटिटेस्टी क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, और एफरेंट डक्ट्यूल्स क्या है, जो कि रेटिटेसिस की ट्यूब्यूल्स की रिजॉइनिंग से एक ट्यूब बनाती है, इसको हम एफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआज होते हैं, पहले स्पर्मेटोजोन्स जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में होती है, इन पाथवे से होता हुआ पीनस से बॉडी से बाहर जाता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द फंक्शन, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले जो हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उसमें हमने बेसिकली एनाटॉमी को स्टडी किया था। तो यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो स्टडी करेंगे वो है बेटे जी फंक्शन को। मेल रिप्रोडक्शन का फंक्शन क्या है या इसका फंक्शन क्या है। बेसिक फंक्शन जो है इसका याद रखिएगा वो है जी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना जो है वो मेन फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स प्रोडक्शन को सिंपली कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है जी, ये टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ है, ये बेसिकली सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया लें तो इस तरह से कुछ हमें नजर आता है। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो बिल्कुल इसकी बेस के साथ इस तरह से अटैच होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से बहुत से हमारे पास सेल्स होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो पहले तरह के सेल्स आएंगे, जो इनिशियल सेल्स हैं, इसको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं। पहला है जी प्राइमोर्डियल जर्म लाइन सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म लाइन सेल वो सेल्स हैं जो बेसिकली टेस्टिस के सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं इस पे मौजूद होते हैं। इनर एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स की इनसाइड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होता है जी, एक प्रोसेस रिएक्शन प्लेस या एक प्रोसेस टेक प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, और इससे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल सेल स्टेम सेल्स बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स रेंज होते हैं। और याद रखिएगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से होते हैं। माइटोटिक डिवीजन होती है। इसमें कौन सी डिवीजन होती है जी, माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर cells. Number of the chromosomes
इन द डॉटर सेल इज सेम एज दैट इन द पेरेंटल सेल। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल तकसीम होता है और दो नए सेल्स बनते हैं, और इन न्यू सेल्स में, नए सेल्स में क्रोमोसोम की मकदार अपने पेरेंटल सेल या आबाई सेल के मुकाबले बराबर होती है, एक जैसी होती है। इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस से क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब माइटोसिस करते हैं तो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल बनते हैं, जिससे जर्म लाइन जो है वो मेंटेन होती है। और ये जो सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की माइटोसिस की वजह से जो नेक्स्ट सेल्स बनते हैं, इसको हम स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं, ये बेसिकली आगे फर्दर मैच्योरेशन की साइड पर या डिफरेंशिएशन की साइड पर जब जा रहे होते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है। इनको हम टेक्निकली हम स्पर्मेटोगोनियम ए को लेते हैं, इसके बाद इसको हम नाम देते हैं जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं वो भी दोबारा माइटोसिस करते हैं अगेन, ताकि नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स जो है उनका नंबर जो है वो कम ना वो बढ़ता रहे। माइटोसिस के बाद जो पहला सेल हमारे पास यहाँ पर आएगा, इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बाद स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के बाद स्पर्मेटोसाइट्स हैं या स्पर्मेटोगोनियम है, और इससे हमारे पास पहला जो सेल बनता है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी जो है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला होता है, यानी कि ये भी डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो फिर एक और डिवीजन में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि मियोसिस, और यहाँ से दो सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को हम n बोलेंगे, दूसरे को भी n मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास मियोसिस 1 हुई है। क्या ये मियोसिस 1? माइटोसिस के बाद यहाँ पे ये मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है और 4 नए सेल्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम की जो अमाउंट है वो हाफ हो जाती है। अगर ये डिप्लॉयड सेल्स था तो मियोसिस 1 से 2 न्यू सेल्स बनेंगे, मियोसिस 1 से, तो ये हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। इन हैप्लॉयड सेल्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं इनमें फिर डिवीजन होती है। अब ईच हैप्लॉयड सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 न्यू सेल्स। अब ये कि ईच जो है, यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर भी n, ये भी n और ये सेल भी n। इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। याद रखिएगा, जब मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 होती है तो ये जो है वो चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स जो है इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये आपस में साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं। देयर इज नो टेल, टेल की डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुई होती। तो यहाँ तक जो है हमारे पास प्रोसेस जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर यहाँ तक और फिर स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक, इस चीज को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स भी जो है वो अवेलेबल है, यानी कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा स्पर्म। स्पर्म जो है और स्पर्मेटिड जो है उसमें डिफरेंस क्या है, टेल का। देयर इज नो टेल बट स्पर्म हैज अ मैच्योर स्पर्म हैज अ टेल। अगर हम स्पर्म की डायग्राम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्पर्म की डायग्राम आ जाती है। ये हमारे पास जो है स्पर्म की, मैच्योर स्पर्म की जो है वो एक डायग्राम है। स्पर्म जो है इसके 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं कि मौजूद होते हैं हमारे पास। सबसे पहला पार्ट जो है हेड है। हेड के अंदर जो है आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये एक टिपिकल मैच्योर स्पर्म है या स्पर्मेटोजोन है या स्पर्मेटोजोआ है। इस न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम का जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम एक्रोसोम या एक्रोसोमल एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है। उसके साथ टच नहीं होना होता, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है। तो ये बेटे आपके पास जो स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम बोलेंगे हेड और इसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। इसके बाद हेड और टेल के दरमियान का जो एरिया है इसको हम मिड स्पेस बोलते हैं। मिड स्पेस जो है वो बेसिकली स्पाइरली अरेंज होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, और फाइनली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको हम टेल बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड टू स्पर्म्स फॉर्मेशन जो हुई है यहाँ पर, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एक आपने क्या चीज पढ़ी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होता है और स्पर्मेटिड तक है। स्पर्मेटिड में जब टेल ऐड होती है, डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है, इसको हम नाम देते हैं क्या जी, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होती है का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटिड में जो है वो स्पर्म ऐड हो जाती है और ये सेमिस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्राइमोर्डियल जर्म लाइन सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनियल
माइटोगोनियल स्टेम सेल्स जो कि बेस बनाते हैं। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था बेटे, हमारे पास क्या आया था, स्पर्मेटोसाइट्स भी हम कह सकते हैं, या हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। नंबर 3 पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये क्या था, ये डिप्लॉयड सेल्स थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था जी, स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स बेसिकली विदाउट टेल होते हैं और साइटोप्लाज्मिक कनेक्टेड होते हैं। जब ये स्पर्मेटिड स्पर्म्स में चेंज होते हैं, याद रखिएगा, तो थ्रू डिफरेंशिएशन प्रोसेस होते हैं और इनमें टेल ऐड की जाती है। एक हेल्थी मेल जो है तकरीबन डेली लाइफ में 400 मिलियन स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, 400 मिलियन स्पर्म्स। अब ये जो स्पर्म्स हैं, जब ये सीमन के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि सीमन में अगर देखें तो सीमन जो है वो कलेक्शन है दो चीज़ों की। एक को हम बोलते हैं स्पर्म, और एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं, जिसमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, उनकी सिक्रीशंस मिलकर सीमन बनाती है। हेल्थी मेल जो है वो तकरीबन 1 एजैकुलेशन में 2 से 5 ml सीमन जो है वो रिलीज करता है बॉडी में से ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन के दरमियान। और इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि 220 से लेके 150 मिलियंस तक जो है वो स्पर्म्स होते हैं पर 100 ml या पर ml में, पर ml। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास जो है, ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है, आपकी रीडिंग्स में ये मौजूद है। तो मैंने आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक आज का पढ़ाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होती है वो आपको मैंने बताया, सेमेस्टर ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन्स में जो इनकी इनर एपिथेलियम है। इसके बाद मैंने आपको जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसके बाद स्पर्मेटिड्स जो है वो किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं और स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स की शेप क्या है, वो मैंने बेटे आप लोगों को बताई आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी है, इसको हार्मोन्स बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास है जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपको पता है कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको GnRH बोलते हैं, GnRH, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है बेसिकली एक्ट करता है किस पे बेटे जी, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट होता है जी, ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्या बेटे, कि हाइपोथैलेमस GnRH फैक्टर रिलीज करता है। ये फैक्टर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे करता है, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे करता है, और एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। एक को हम नाम देते हैं जी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड को नाम देते हैं हम LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज कर रहे होते हैं। FSH जो है बेसिकली हमारे पास टेस्टिस में सेमिनल ट्यूब्यूल्स की जो ल्यूमेन है या इंटीरियर जर्मिनल्स जो है, जर्मिनल लेयर्स जो है, जर्मिनल एपिथेलियम, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम सर्टोलाई या सर्टाली सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं ये नोरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूली ग्रोइंग स्पर्मेटोसाइट्स की, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड्स हैं या स्पर्म्स हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो नोरिशमेंट है, उसकी जो उसकी में जो डेवलपमेंट है, उसमें सर्टोलाई सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो FSH जो है वो सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करता है और रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम इनहिबिन बोलते हैं। ये इनहिबिन हार्मोन है, याद रखिएगा कि FSH सर्टोलाई सेल्स पे एक्ट करेगा, सर्टोलाई सेल्स इनहिबिन हार्मोन को जो है वो रिलीज करेगा। फिर LH हार्मोन जो है वो एक्ट करता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये भी टेस्टिस में होंगे, इनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ये लीडिंग सेल्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास ICSH सेल भी कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं। आप लोगों ने ICSH के बारे में पहले भी पढ़ा है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो ICSH सेल्स पे एक्ट करता है या लीडिंग सेल्स पे एक्ट करते हैं, और लीडिंग सेल्स रिलीज करते हैं
another hormone that is called टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये दो हार्मोन रिलीज हुए हैं, एक इनहिबिन और एक जो है टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच जो बेसिकली सर्टोलाइज सेल्स पे कर रहा है और सर्टोलाइज सेल्स इनहिबिन रिलीज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू है। और एलएच हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल पे कर रहा है और लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये आपको पता है कि बॉडी में क्या फंक्शन है, इसके क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स जो होते हैं मेल के, उनको इनहेंस करता है, उनको बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, जबकि इनहिबिन जो है वो हमारी बॉडी में नेगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू स्टॉप करवा रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तो इनहिबिन का लेवल बढ़ जाए, अगर सर्टोलाइज सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, बहुत ज़्यादा इनहिबिन निकाले, तो ये इनहिबिन जो है ये एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर क्या करती है, इनहिबिट करती है जी। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जाकर इसको इनहिबिट करेगी कि फर्दर एफएसएच रिलीज ना हो। अगर फर्दर एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो सर्टोलाइज सेल्स जो है इनहिबिन रिलीज नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए एक आध के बाद, तो बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन जो का एलिवेटेड लेवल है वो बेसिकली सबसे पहले एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको शंट करवाएगा या इनहिबिट करवाएगा इसकी सिक्रेशन को, या फिर समटाइम वो इस तरह भी कर सकता है कि इसी तरह वो हाइपोथैलेमस पे जाकर भी एक्ट करेगा और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसकी सिक्रेशन को स्टॉप करवाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक एफएसएच पढ़ा, एक एलएच हार्मोन पढ़ा। तो हमने यहाँ देख लिया कि हमारे पास हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट था, फिर उसके बाद हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने पढ़ा, फिर नंबर 3 पे हमने हार्मोन्स पढ़े, एफएसएच और एलएच हार्मोन, फिर उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, सर्टोलाइज सेल्स, प्लस हमने किसके बारे में पढ़ा, लीडिंग सेल्स में। लास्ट पे हमने क्या देखा कि हमारे पास हार्मोन जो है इनहिबिन प्लस हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। तो ये किस तरह से कंट्रोल होता है वो भी आप लोगों ने देखा। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। इसके अलावा ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी आप लोगों ने देख लिया। ये सिंपल सा कंट्रोल था यार, जिसमें हाइपोथैलेमस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच एलएच रिलीज करता है, एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स पे इनहिबिन और एलएच लीडिंग सेल पे और टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो होता है वो सर्टोलाइज सेल्स पे भी होता है और ये पॉजिटिव होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा उतना ही सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करेगा, उतनी इनहिबिन निकलेगी। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत की रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में है, इट इज़ अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप अपनी स्क्रीन पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट जो है वो देख रहे हैं। इस के स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन जाकर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कम्प्लेक्स है अदर देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मोर कम्प्लेक्स है, इसके रीज़न क्या है कि कम्प्लेक्सिटी की होने की वजह से, क्योंकि फीमेल ने ओवम भी प्रोड्यूस करना है और फीमेल में डेवलपिंग एम्ब्रियो ने ग्रोथ भी करना है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर्ड टू द मेल। इसके अलावा जो हमने दूसरी इसमें पॉइंट स्टडी करना है एक्चुअली वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर में क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले आप डायग्राम में देखें तो आपको इसमें गुनेड्स नजर आएंगे। गुनेड्स जो है वो पेयर स्ट्रक्चर है जिनको हम ओवरीज का नाम देते हैं। ये राइट और लेफ्ट पे होती हैं, इनको हम ओवरी बोलते हैं। ये राइट और लेफ्ट साइड पे होती है। दूसरा इसमें जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो कि राइट और लेफ्ट ओवरी के साथ अटैच है, इसको हम ओवी डक्ट का नाम देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसमें है वो है यूट्रस। यूट्रस जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बेसिकली इन्वर्टेड फनल, यहाँ हम इसको पेयर्ड शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये जो है ये यूट्रस है। और फोर्थ वाला जो इसमें है वो है बेसिकली विजाइना।
और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो है वेजाइना। तो ये इसके बेसिक चार स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, गोनेड्स यानी कि पेयर्ड ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वन बाय वन हम हर एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे गोनेड्स को, जिसको हम ओवरीज भी बोलते हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओवरीज जो है वो दो काम करती है। ये जो ओवरी है, एक तो इसने प्रोड्यूस करना है ओवा और साथ में प्रोड्यूस करना है हार्मोन। ओवा प्रोड्यूस करना है प्लस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है। ओवरीज जो है वो यूट्रस के साथ अटैच होती है दोनों साइड से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो ओवरी को बेसिकली क्या कर रहा है, ईच साइड से अटैच कर रहा है, राइट और लेफ्ट साइड से, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। अब ओवरीज जो है वो दोनों साइड से बेसिकली अटैच हो गई है। और कहां पर रहेंगे ये, पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें, और ये एक्चुअली जो है पेरिटोनियल कैविटी में सर्वल लिगामेंट्स के साथ बेसिकली अटैच है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास जिसका स्ट्रक्चर आएगा वो बेसिकली इसमें सबसे पहले देखेंगे सॉलिड ओवाइड स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड होता है, ओवाइड शेप स्ट्रक्चर है। अगर हम ओवरी को देखें, विजुलाइज करें तो ये ओविड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर सेकंड स्टेप जो है वो इसमें ये है कि इसकी जो लेंथ होगी, इसकी वाइड कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होगी, तो वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। तो ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं किसके बेटे जी, ओवरीज के। ओवरीज क्या है, ओवा और हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। स्ट्रक्चर में क्या है, सॉलिड ओवाइड शेप स्ट्रक्चर है। 3 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड है। अब ये जो ओवरीज है इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जी, फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स के अंदर ओसाइट्स होते हैं। ओसाइट्स बेसिकली क्या है, जो बेसिकली इमैच्योर एग है। यहां पर देखेंगे फॉलिकल्स है, ये अर्ली फॉलिकल्स हैं, ये मैच्योर होते जाते हैं और ये बेसिकली ग्राफिन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर बनता है और इसमें से ओवम या सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होता है। तो वो जो प्रोसेस होता है इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यानी कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी क्या होता है, वो ओवरी में होता है। अगर हम ओव्यूलेशन को डिफाइन करें तो हम इसका कहेंगे कि इन एडल्ट हेल्थी फीमेल राइपनिंग फॉलिकल्स जो हैं वो एक इजेक्ट करते हैं ओसाइट। इस ओसाइट को जो है हम जो है वो सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं, ओवम एग भी बोलते हैं, और इस पूरे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो इसमें बनता है कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली क्या है कि फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन में जब ये जाते हैं तो बेसिकली जब ये अपने ओव्यूल को, अपने ओवा को रिलीज कर देते हैं, एजेक्ट कर देते हैं, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो बनता है रप्चर्ड फॉलिकल का, इसको हम बोलते हैं क्या जी, कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम ये कह सकते हैं रप्चर्ड फॉलिकल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है ओविडक्ट का। ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये ओविडक्ट जो है वो बेसिकली कनेक्ट कर रही है किसके साथ, यूट्रस के साथ। तो ओविडक्ट जो है जिसको हम दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, और इसको हम यूट्राइन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, एक है फैलोपियन ट्यूब्स और एक है यूट्राइन ट्यूब। इन दोनों को हम कलेक्टिवली ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट का जो इनिशियल पार्ट है वो एक्चुअली कनेक्टेड है विद दी फीमेल डक्ट सिस्टम, या हम इसे बोल सकते हैं यूट्रस के साथ, कनेक्ट विद यूट्रस, ठीक है। और ये वही पॉइंट है जहां पर ओवम या सेकेंडरी ओसाइट, ओवम या सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होता है। ये वही पॉइंट है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। ओविडक्ट जो है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी एनाटॉमी को अगर हम देखें, और ये ओपन होती है टुवर्ड्स दी यूट्रस, और ये कन्वे करती है क्या, ओवा को टुवर्ड्स दी यूट्रस विद द हेल्प ऑफ अ मूवमेंट होती है, सेलरी मूवमेंट होती है, और यहां से ओसाइट जो है वो कैरिड होते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस। आप ये देखें कि ये ओवम है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये यहां पर आएगा, यहाँ पर ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, इसके यूट्रस की जो वॉल्स हैं इसकी बेस पे क्या होता है, बेसिकली सीलिया होती है, और सिलरी मूवमेंट के थ्रू ये टूवर्ड्स दी किसकी तरफ ओपन होती है, मूव करती है, ओविड जो यूट्रस का इनर बॉडी होती है उसकी तरफ मूव कर रही होती है। बेटे नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, और सॉरी यूट्रस
थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बेसिकली है यूट्रस का। यूट्रस जो है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसका हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं कि ये क्या है जी, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। फिर इसकी शेप जो है इन्वर्टेड पेयर की तरह की होती है, पेयर शेप होती है, इन्वर्टेड पेयर जो होती है उसकी तरह की होगी। फिर इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके पोर्शंस कौन से हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स कह सकते हैं, इसके पोर्शंस को हम कह सकते हैं कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स कितने हैं। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फंडस, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कहलाएगा फंडस, इसकी रूफ या इसकी छत कहलाते हैं फंडस को। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसकी है बॉडी, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी बॉडी है, यहां पर हम लिखेंगे बॉडी। और नंबर थर्ड पे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सर्विक्स। सर्विक्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नैरो ओपनिंग है, इसको हम सर्विक्स का नाम देते हैं। सर्विक्स जो है वो एंड पॉइंट है, ये एंट्रेंस है किसकी, यूट्रस की। और ये किसके साथ कनेक्टेड है, आगे वेजाइना या बर्थ कैनाल के साथ अटैच होती है, इसमें ओपन हो रही होती है। अब इसमें जो यूट्रस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो इसकी वॉल है। यूट्रस की वॉल्स जो है वो बेसिकली होती हैं 3 यूट्रस वॉल्स होती हैं। पहली वॉल जो है आउटर मोस्ट, उसको हम पेरीमेट्रियम का नाम देते हैं। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इसको हम थिन कवरिंग लेयर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली यहां पर ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम। दूसरी वॉल जो है जिसको हम सेकंड इंपॉर्टेंट वॉल भी बोलते हैं, उसका नाम जो है वो है बेटे जी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो बेसिकली इसके मिड में, इनर और आउटर के मिड में जो वॉल होती है, इसको हम मायोमेट्रियम का नाम देते हैं। तो ये एक्चुअली जो है वो है जी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो मिडल वन है, थिक वॉल्ड होती है, थिक मस्कुलर लेयर है, ठीक है, बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं। आपने ये याद रखना है, बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स इसमें होते हैं। ये वही वॉल है जो ड्यूरिंग दी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टाइल रिदम्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो रहा होता है। यही कॉन्ट्रैक्टेड रिदम्स जो है चाइल्ड बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी को पुश अप करने में, यानी कि उसकी बर्थ को प्रोसेस कंप्लीट करने में। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट लास्ट वन, इसकी जो वॉल है इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम जो है वो थर्ड या इनर मोस्ट लेयर है। ये जो है इसकी क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये वॉल जो है ये इनर वन होती है, स्पॉन्जी इन नेचर होती है, स्पॉन्जी इन नेचर होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एंडोमेट्रियम के पॉइंट ऑफ से याद रखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइज्ड जो एग है उसकी इम्प्लांटेशन भी यहां पे होगी। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी बेसिकली एंडोमेट्रियम में होता है। दूसरी बात जो इसके अलावा आपने याद रखनी है कि मेन फंक्शन जो है वो यूट्रस का वो रिसीव करना है, रिटेन करना है और डेवलपमेंट करना है या नोरिश करना है। किसको जी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूम को। ओव्यूम जो फर्टिलाइज है उसको बेसिकली इसने क्या करना है, मिच्योर करना है या अपने साथ अटैच करना है। फिर नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम नाम देते हैं सिर्विक्स। सिर्विक्स जो है वो बेसिकली यूट्रस और वजाइना के दरमियान है, ये नैरो ओपनिंग होती है। ये नैरो ओपनिंग जो है वो बेसिकली सम टाइम ब्लॉकेज होती है, इस पर म्यूकस की लेयर पड़ी होती है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्चुअली इसी पाथ के थ्रू जो है वो एंटर होते हैं किसमें, यूट्रस में। तो हम कह सकते हैं कि नैरो एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना बेसिकली इज कॉल्ड सिर्विक्स, और सिर्विक्स जो है वो ब्लॉक होगी सम टाइम बाय द म्यूकस। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वजाइना। वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ये जो बर्थ कैनाल है ये एक्चुअली बेबी को भी डिलीवर कर रही होती है, साथ में मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, मेंसेस ब्लड जो होता है उसके फ्लो को भी जो है वो एग्जिट पॉइंट है। वजाइना जो है बेसिकली वो थिन वॉल्ड है और 10 सेंटीमीटर या 8 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोल रहे होते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली पैसेज वे के तौर पे प्रोवाइड कर रही है किसको, मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी और डिलीवरी को भी। वजाइना की वॉल्स के अंदर एम्बेडेड होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। यूरिथ्रा जो है वो एम्बेडेड होता है इन द एंटीरियर वॉल, एम्बेडेड
anterior walls of वेजाइना। वेजाइना के कुछ पार्ट्स होते हैं, मेजर लेबिया हो गया, माइनर लेबिया होता है। तो मेजर लेबिया और माइनर लेबिया से मिलकर इसकी इंटरनल वॉल के इनसाइड जो है वो यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा को हम यूरिन ऑरिफिस पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से यूरिन जो है वो रिमूव होता है। ये कंट्रास्ट है विद द मेल। मेल में जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम बोलते हैं, उसमें यूरेथ्रा दो काम कर रहा होता है, वो सीमन को और यूरिन को पास करता है। यहाँ पर यूरेथ्रा का काम सिर्फ यूरिन को पास करना है, और विजाइनल का बेसिकली काम जो है वो बर्थ कैनाल के साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी उसके एग्जिट पॉइंट देना है। साथ में जो बेबी डिलीवरी होती है वो भी इसी कैनाल के थ्रू जो है वो परफॉर्म होती है। तो बेटा ये छोटा सा जो है टॉपिक था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन जो है वो बेसिकली है ओजेनेसिस का। ओजेनेसिस का मतलब है ओवा की प्रोडक्शन या ओवम की प्रोडक्शन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है जी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका फंक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड पे जो हमारे पास फंक्शन है वो बेसिकली है सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस और प्रोडक्शन। इसके अलावा जो हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो है या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस में इंक्लूडेड है। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनमें से एक फंक्शन जिसको हम ओजेनेसिस बोलते हैं उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है फीमेल की बॉडी में वो बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाता है जी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके यूट्रस में फीमेल बेबी हो तो उसकी फीमेल बेबी की ओवरी में ओजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक यूनिक प्रोसेस है। ओजेनेसिस को समझने के लिए साथ में हम फॉलिकल डेवलपमेंट को भी समझना पड़ेगा। हमारे पास फॉलिकल डेवलपमेंट इसको भी साथ ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स के अंदर जो है ओवा होते हैं जो ओजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो डेवलप होते हैं। ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। इसको हम लिखते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म लाइन सेल या सेल्स भी बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ये बेसिकली माइटोसिस करते हैं। ये एक ओसाइट है और इसको हम ओगोनियम भी बोलते हैं या सिंपली हम इसको ओगोनियम भी बोलते हैं। ये जो ओगोनियम है ये माइटोसिस के थ्रू जो है वो बेसिकली प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में दोबारा चेंज हो जाता है या इसके नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और ये डिप्लॉइड होता है। इसी ओगोनियम से जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनता है वो प्राइमरी ओसाइट बनता है। प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट जो है वो बेसिकली इस शेप का होता है और ये भी डिप्लॉइड होता है। ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड है। एक्चुअली जो प्राइमरी ओसाइट है वो बेसिकली प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेज 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मियोसिस में पहले इसमें क्या हुई है माइटोसिस। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होती है, उससे क्या बनता है आपके पास ओगोनियम। माइटोसिस इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ लाइन सेल्स को हमने मेंटेन करना होता है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज जो है प्राइमोर्डियल जर्म लाइन सेल्स जो है उनमें जब माइटोसिस होती है उसमें से कुछ सेल्स निकलते हैं, इनको ओगोनियम बोलते हैं। ओगोनियम जो है वो प्राइमरी ओसाइट्स में चेंज होते हैं। प्राइमरी ओसाइट है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहते हैं क्योंकि इसमें मियोसिस 1 होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है। अब इसके बरक्स फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स में जो है वो एक्चुअली जो ओगोनियम मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास जो फॉलिकल्स है वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये फॉलिकल है और इसमें ये जो है वो आपके पास मौजूद है ओगोनियम। इन सेल्स को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं इसके अंदर ओगोनियम है। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं और प्राइमोर्डियल सेल्स बना रहे होते हैं या आप कहने के फॉलिकल्स बना रहे होते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो क्या है ओसाइट
या प्राइमरी ओसाइट मौजूद होता है। अब ये जो प्रोसेस है, जब ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं मियोसिस 1 में, प्राइमरी ओसाइट किस में, फॉलिकल्स में, तो यहाँ पर इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हुए और ये सारा प्रोसेस हो रहा है बिफोर द बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर बर्थ ये प्रोसेस जो है ओवरी में हो चुका होता है, और ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें ओवरी जो है वो एक्चुअली क्या होती है, इनएक्टिव होती है, ओवरी इनएक्टिव होगी। इसके बाद जैसे ही मेनार्च आएगा, यानी कि ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो स्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी टू मेनोपाज। ये जो टाइम पीरियड आएगा इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी टू मेनोपाज। मेनोपाज वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली स्टॉप हो जाता है। अब ये प्राइमरी ओसाइट्स जो है बिफोर द बर्थ यहाँ पर रेस्टेड है, चाइल्डहुड में भी इनएक्टिव रहेंगे, और जैसे ही ये चाइल्डहुड से बाहर मेनार्च में आएंगे, ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी की तरफ आएंगे, तो इनको हम प्राइमरी ओसाइट्स ही बोलेंगे। ये प्राइमरी ओसाइट्स जो है, ये प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट बोल देते हैं इसको। ये प्राइमरी ओसाइट जो है बेसिकली डिप्लॉयड है अभी। जैसे ही प्राइमरी ओसाइट प्यूबर्टी में आता है तो इसमें मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, तो जिसकी वजह से इसमें 2 तरह के सेल्स बन जाते हैं, एक जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट और एक जिसको हम नाम देते हैं स्मॉल सेल्स को पोलर बॉडी। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि प्राइमरी ओसाइट 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हुई है एक्चुअली मियोसिस 1। मियोसिस 1 किसमें हुई है, प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट्स जो है या प्राइमरी ओसाइट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में चला जाता है, और ये n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा होता है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर को ये अपना सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो अपने सिस्टर सेल्स को दे देती है, जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, सेकेंडरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट है। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये फर्दर चेंज होता है, और इसमें एक चेंज ये आता है कि अगर तो सेकेंडरी ओसाइट एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा तो उसमें मेटाफेज 2 की जो स्टेज होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये क्या मेटाफेज क्या है, प्रोफेज क्या है, मियोसिस जो है उसकी फर्दर 2 टाइप सब स्टेजेस होती हैं, टाइप्स होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पर तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई यहाँ पर आके जब वो सेकेंडरी ओसाइट में बना, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट में एक स्टेज ऐसी है जिसमें, या मियोसिस की एक स्टेज ऐसी है जो कि परसिस्ट करती है, जिसमें सेल जो अरेस्ट रहता है अनटिल वो किसी स्पर्म के साथ फ्यूज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, जैसे ही ये प्राइमरी ओसाइट से डेवलप हुआ था तो वो उसके साथ अगर एग, ये जो एग है ये सेकेंडरी ओसाइट है, अगर तो वो फ्यूज हो जाता है स्पर्म के साथ, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपनी मेटाफेज 2 को कंप्लीट करके किस में चेंज हो जाएगा, ज़ाइगोट में चेंज हो जाएगा। ज़ाइगोट में चेंज होगा, और इसके साथ जो बॉडी बनेगी उसको हम सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं, और इसका साइज जो है वो कम हो जाता है। मोस्टली जो फर्स्ट पोलर बॉडीज हैं वो मे और मे नॉट डीजनरेट हो सकती हैं, जनरेट हो भी सकती हैं फर्दर, और ये जो है वो डीजनरेट भी हो सकती हैं फर्दर, यानी कि आगे डिवाइड भी कर सकती हैं, या फिर जो है ये यहीं पर इनकी डिजनरेशन होगी और खत्म हो जाएगी। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है इसको हम बोलते हैं मियोसिस 2, और इससे हमारे पास बन गई है सेकेंड पोलर बॉडी। अभी सेकंड पोलर बॉडी हमारे पास बन गई है, सेकंड पोलर बॉडी जो है वो डाई हो जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में हुआ है। तो फॉलिकल्स में क्या हो रहा होगा, तो जब फॉलिकल्स बिफोर द बर्थ बन जाते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ये भी एक्टिवेट होते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो है वो ओसाइट जो है वो मौजूद होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर जो है वो ओसाइट मौजूद है, जिसको हम प्राइमरी ओसाइट बोल रहे हैं। जैसे ही प्राइमरी ओसाइट जो है और इसमें डेवलप हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स में, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बनता है उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग फॉलिकल्स में जो ओसाइट होता है वो इस तरह से डेवलप हो रहा होता है। ये इसके अंदर जो है वो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। ग्रोइंग फॉलिकल से आगे जो है वो मैच्योर फॉलिकल्स आ जाते हैं। मैच्योर फॉलिकल्स में
सेकेंडरी ओसाइट जो है वो इस शेप में आ चुका होता है। इसको हम कहते हैं जी मैच्योर फॉलिकल, और ग्रेफिन फॉलिकल भी बोलते हैं। मैच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो बेसिकली हार्मोन्स के अंडर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल्स है वो बेसिकली क्या रिलीज करवाता है, ओवम को रिलीज करवाता है। यहाँ से हमारे पास ओवम जो है वो रिलीज होता है, इसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पढ़ी थी कि मियोसिस 2 में वो अरेस्ट रहता है अनटिल अनलेस उसके साथ स्पर्म जो है वो आकर फ्यूज ना हो जाए। जैसे ही अगर स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज कर देगा तो जाइगोट बनेगा। अगर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करता तो ये का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने के बाद इस स्ट्रक्चर में चला जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं, जो कि एक ग्लैंडुलर येल्विश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन को हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। तो बेटे क्या था, हमने ओजेंसिस के बारे में पढ़ा कि बिफोर द बर्थ और आफ्टर द बर्थ और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी किस तरह से ओजेंसिस का प्रोसेस जो है वो फॉलिकल्स में हो रहा होता है, और ये ओवरीज में से रिलीज होते हैं और यूट्रस की तरफ जाते हैं। अगर हम इसको बनाकर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, फिम्ब्रीज है, और यहाँ पर हमारे पास अटैच है ओवरीज, और ये ओवुलेशन हो रही है ओवरी में से, ये ओवा है। तो ओवरीज में क्या हुआ था, फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स में क्या थे, ओसाइट, ओगोनियम, ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट यहाँ से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ मूव कर रहा होता है। और ये क्या है, बेसिकली आपके पास फंडस है यूट्रस की। तो यूट्रस जो है वो पेयर स्ट्रक्चर, जो बेसिकली क्या था, पेयर शेप स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट होता है विद द वजाइना थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्विक्स। अब ये जो सारा प्रोसेस है ओजेंसिस और फॉलिकल डेवलपमेंट, ये सारी किसमें हो रही है बेटे जी, ओवरी में हो रही है। और ओवरी जो है वो हार्मोन्स में रिलीज कर रही होती है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, वो उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो बेटे जी यूट्रस में हो रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम भी देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ दिखाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवियन इवेंट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बेसिकली वो साइक्लिक इवेंट्स है जो कि हर फीमेल में 28 डेज के बाद जो है वो रिपीट होता है। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो साइक्लिक इवेंट है जो कि 28 डेज के बाद जो है वो रिपीट होते हैं। इसकी स्टेप्स जो हैं या फेजेस जो है वो दो हैं। इसमें पहले फेजेस को देख लेते हैं। इसकी दो फेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है। एक फेज को हम ओवरियन फेज या ओवरियन साइकिल बोलते हैं, और सेकंड जो है इसको हम यूटेराइन साइकिल बोलते हैं। वो इवेंट्स जो ओवरी से रिलेटेड है उनको हम बोलेंगे ओवरियन साइकिल, और वो इवेंट्स जो कि यूट्रस से रिलेटेड है इसको हम क्या बोलेंगे जी, यूट्राइन साइकिल। ये दोनों साइकिल आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हार्मोन, जिसको हम GnRH हार्मोन बोलते हैं। ये जो हार्मोन है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस से ये एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, और ये दोनों हार्मोन ओवरीज पे जाकर अटैक करते हैं और उससे नेक्स्ट जो है वो साइक्लिक इवेंट स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा जो गोनाडोट्रोपिन है वो इसका मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये दोनों साइकिल जो है वो आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए इसके स्टेप्स हैं कुछ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि इसमें तीन जो है वो मेन स्टेप्स है। एक स्टेप जिसको हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा स्टेप है इसका प्री ओवुलेटरी फेज या प्रोलिलेटरी फेज, इसको हम प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट लास्ट है इसका हम सिक्रेटरी फेज या इसको हम
पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि ये दो साइकिल्स को मिलाकर हम कहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बनता है, जिसमें ओवरियन साइकिल है और यूट्राइन साइकिल है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये यूट्रस में होने वाली चेंजेस है, इसको हम यूटेराइन साइकिल भी बोलते हैं, या ये यूट्रस में होने वाली इवेंट्स का नाम है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो यहाँ से लेकर नंबर 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है नंबर 7 तक, डेज तक, तो इसको हम एम फेज रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोलेटिव फेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और नंबर 3 से पहले तक जो है ये इसको प्रोलेटिव फेज बोलते हैं। फिर इसके बाद नंबर 15 से लेकर डेज 15 से लेकर 27 तक की जो डेज हैं, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज या स्किटरी फेज का नाम देते हैं। वैसे अगर आप देखें तो हमने ये मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलेटिव फेज और स्किटरी फेज यूट्राइन की पढ़ी है। इसी तरह ओवरियन साइकिल जो है इसकी भी कुछ फेजेस होती हैं, जिसको हम फॉलिकल फेज बोलते हैं, दूसरे को हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, थर्ड को हम ल्यूटल फेज बोलते हैं। क्योंकि हमने ये कहा है कि ये दोनों साइकिल एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो हम इन दोनों को इन दोनों के पैरेलल इसको स्टडी करेंगे। याद रखिएगा कि आपके पास सबसे पहले जो फेज आता है जो कि मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो डे 1 to 5 तक इसको कंसीडर करते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं डे 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम जो है, जो उसकी लेयर है, वो डीपेस्ट पार्ट जो है तक जो है वो शेडिंग होती है इसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें शेडिंग होती है किसकी जी, यूट्रस वॉल जो शेड होता है, यूट्रस वॉल्स जो है वो उनकी शेडिंग होती है, यानी कि वो रप्चर होकर बॉडी से बाहर निकलती हैं, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंसेस ब्लड। जो मेंसेस का ब्लड होता है वो डिटैचेबल टिश्यूज प्लस ब्लड होता है, यानी कि जो मेंसेस ब्लड है वो बेसिकली दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, जिसमें डिटैचेबल या डिटैच टिश्यूज प्लस ब्लड होगा जो कि वेजाइना से पास हो रहा होगा। तो 1 से लेकर 5 तक के जो डेज हैं वो एक्चुअली हैं क्या जी, मेंस्ट्रुअल फेज के। तो इस दौरान जो मेंसेस ब्लड आता है वो एवरेज अगर हम देखें तो 3 to 5 डेज तक ये जो है प्रोसेस चलता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रही होती है तो हार्मोन्स जो होते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स जो हैं, वो पहले लो होंगे तो वो बढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ओवरी में बहुत से फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, ये ओवरियन साइकिल की बात हो रही है, बहुत से फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स होते हैं जिस पे FSH जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एम फेज में क्या है, यूट्रस की शेडिंग होती है, मेंसेस का ब्लड होता है जो कि डिटैच टिश्यूज प्लस ब्लड होता है 3 to 5 डेज एवरेज। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का लेवल लो होता है और विद द पैसेज टाइम बढ़ता है, जिसकी वजह से एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स पे अटैक करती है और इसमें से कुछ फॉलिकल्स जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से फिर एक फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। जो फॉलिकल सेलेक्ट होता है इसको हम प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट। ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये पहले से मौजूद था, जबकि जो कि बिफोर द बर्थ और जेनेसिस में बना था ओगोनियम से। अब FSH फॉलिकल्स पे अटैक कर रही है और प्राइमरी फॉलिकल्स जो है प्राइमरी ओसाइट्स बन रहे हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स में बन रहे हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स में ये फॉलिकल्स प्राइमरी ओसाइट इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, तो ये आगे की तरफ मैच्योर होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स बनाते हैं। इनको हम मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं। ये मैच्योर फॉलिकल्स बन गए क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में अभी गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन लो है। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो के डेज कम होते जाएंगे, प्रोलेटिव फेज की तरफ जाएगा, तो FSH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो होता यह है कि नंबर 2 पे जो हमारे पास फेज थी जिसको हम प्रोलीफरेटिव फेज बोलते हैं, प्रोलेटिव फेज जो है 6 to 14 डेज के दरमियान है, ये प्रोलेटिव फेज बोलते हैं। इसको हम प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि ओवुलेशन से पहले की जो फेज है इसको हम प्री प्रोलिफरेटरी फेज या प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स बनते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं उनमें फॉलिकल एट्रेसिया हो जाता है। फॉलिकल एट्रेसिया मीन कि बहुत से फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से एक मैच्योर होता है, बाकी जो है वो डिजनरेट होते हैं। तो बेस्ट इवेंट इसमें क्या हो गया कि फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, ग्रेफिन फॉलिकल बनेंगे और रिमेनिंग फॉलिकल्स जो है उनमें फॉलिकल एट्रेसिया हो जाएगा। अब ये जो FSH है ये एक्चुअली इस पे जो मैच्योर फॉलिकल्स है जिसको हम ग्रेफिन फॉलिकल्स कहते हैं, इस पे भी अटैक करता है और मैच्योर फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। FSH फॉलिकल्स पे अटैक करता है, जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं जिसको हम मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल्स करते हैं, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बन जाता है।
एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मैच्योर फॉलिकल से बन रहा है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन बना है, एस्ट्रोजन जो है बेसिकली क्या करता है, ये ओवरीज की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की वॉल्स है, इस पे जाकर अटैक कर रहा होता है। जब ये इस पे अटैक करता है तो इसकी वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होती है, तो हम कह सकते हैं वेस्कुलराइजेशन भी होती है यहाँ पर, और वो किसके अंडर है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो सर्विकल म्यूकस, सर्विक्स में म्यूकस थिक होती है, वो एस्ट्रोजन की वजह से जो है वो थोड़ी सी थिन हो जाती है। पहले वो थिक थी, फिर वो थिन होती है, क्रिस्टलाइन होती है, जिसकी वजह से वो चैनल के तौर पे एक्ट कर रही होती है ताकि सीमन में से स्पर्म जो निकल कर जो है वो यूट्रस में आ सके। अब ये देखें कि जैसे ही ये चीज़ें बन रही होती हैं, ये फॉलिकल स्टेज चल रही है, तो मैच्योर फॉलिकल्स जो है वो इस तरह से ओवम को रिलीज करता है, और ये हो गया ओवुलेशन। याद रखिएगा ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 13 और 15 के दरमियान 14 डे पे होता है। ये मैं इन पे बताऊंगा कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है। पहले ये याद रखिए कि यहाँ से मैच्योर फॉलिकल्स जो है वो अपना ओवम जो है या सेकेंडरी ओसाइट जो है उसको रिलीज करते हैं। ये जो रिलीज होता है ये ड्यू टू दी एस्ट्रोजन हार्मोन प्लस एक और हार्मोन जिसको हम LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ने इस पे जब अटैक करना है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसे कंट्रोल करना है। यानी कि FSH ने अटैक किया, बिल्कुल प्राइमरी साइट किसमें बने थे, प्राइमरी फॉलिकल्स में बने थे, प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर हुए, ग्रेफिन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स आल्सो रिलीज एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने FSH को जाके ब्लॉक किया ताकि फर्दर जो है वो फॉलिकल्स ना बने। इसके साथ साथ एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो LH को स्टिमुलेट करता है, और LH जो है वो ओव्यूलेशन करवाने में मदद देता है। ओव्यूलेशन सिंपली हम कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें LH मैच्योर फॉलिकल्स या ग्रेफिन फॉलिकल्स पे अटैक करे, और अटैक करने के बाद उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करे। और ये हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज हो रहा है, ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके सिग्नल जो है एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। फिर जी ओव्यूलेशन का आपको मैंने बता दिया। ओव्यूलेशन जो होती है वो याद रखिएगा वो होती है बेटे जी 5 मिनट्स में, और लेस देन 5 मिनट्स में, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल, ये चेंज हो जाएगा इनटू अ जेलवस स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम में। कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक येल्विश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, और इसके हार्मोन को हम नाम देते हैं क्या जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। LH ने क्या किया था, ओवुलेशन करवाई थी, रप्चर्ड फॉलिकल्स, LH ने ओवुलेशन करवाई और रप्चर्ड फॉलिकल्स को किस में कन्वर्ट किया, येल्विश ग्लैंडुलर मैस में, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है, बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन। यहां तक जो हुआ तो उसको हम बोलते हैं प्रोलेक्टिव फेज में ये, और ओवुलेशन में ये हुआ। नंबर 3 पे जो हमारे पास लास्ट चीज रह गई है वो है आपके पास सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज को हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं, जो कि 15 डेज से लेकर 28 डेज तक एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर होती है फॉर इम्प्लांटेशन। तो हम कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो मोर विस्कुलराइज हो सकती है, थिक हो गई है, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो हो गया। फिर दूसरा, इसमें जो राइजिंग लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका राइजिंग लेवल जो है वो ड्यू टू दी कार्पस लूटियम है, तो वो एस्ट्रोजन बाइंडिंग एंडोमेट्रियम पे एक्ट कर रहा होता है। हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो बेसिकली कहाँ से निकला है, कार्पस लूटियम से निकल रहा है। वो क्या कहता है, एस्ट्रोजन बाइंडिंग एंडोमेट्रियम पे अटैक कर रहा है, एस्ट्रोजन बाइंडिंग एंडोमेट्रियम पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ पर देखिए थिकनेस ज्यादा हो गया, मोर वेस्कुलराइज हो गया, मोर जो है उसमें ब्लड परफ्यूजन हो गया। इससे ये होता है कि इसके यूट्राइन ग्लैंड जो है बेसिकली इनलार्ज होता है, उसमें कॉइलिंग होना शुरू होती है, और उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होती है, और ये कहाँ पर होती है, यूट्राइन कैविटी में होती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसको, वो एम्ब्रियो को सस्टेन करने में मदद देते हैं। यानी कि अगर इंप्लांटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से एम्ब्रियो यहाँ पे सस्टेन रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो यही कार्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस या डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये डीजनरेट होना शुरू होता है। जैसे ये डीजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, अगेन एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज होगा तो डिप्रेविंग प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे डिक्रीज होगा, एंडोमेट्रियम हार्मोनल सपोर्ट जो है और एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो यहाँ पर दोबारा रिपीट होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी होगी, वेस्कुलराइजेशन भी होगी, और वो इंप्लांटेशन के लिए रेडी भी होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती इस सेकेंडरी ओसाइट की स्पर्म के साथ, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होगा, और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होगा
एंडोमेट्रियम जो बेसिकली एस्ट्रोजन बाइंडिंग एंडोमेट्रियम था, जिसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और अदर विटामिन वगैरह या न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो उसके बाद जो है मेम्ब्रेन जो है वो इसमें से क्या होगी, दोबारा ब्रेकअप शुरू हो जाएगी और दोबारा ये रिपीट होता जाएगा। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, प्रोलेक्टिव फेज क्या होता है, स्किटरी फेज क्या होता है। तो सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूट्राइन साइकिल था और ये हमारे पास ओवियन साइकिल था। जैसे हमने ये पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलेक्टिव फेज, स्किटरी फेज है, इसी तरह ओवियन साइकिल के भी फेज होते हैं जिसको हम ल्यूटल फेज बोलते हैं। फिर इसको ये कार्पस ल्यूटेम वाली, फिर इसको ओव्यूलेशन भी बोलते हैं और फिर इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। तो ये तीन फेज जो है ये बेसिकली हम कहते हैं कि वो ओवियन साइकिल है। और ये तीन फेजेस जो है मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटरी फेज या प्रोलेटरी फेज और स्किटरी फेज, ये तीन। अब ओवुलेशन जो है वो मिड में है। एक्चुअली ओवुलेशन कहाँ पर होती है, वो ओवरी में होती है, लेकिन इसके साथ कौन इंसिडेंट है विद द यूट्राइन साइकिल के साथ। ये थिकनिंग ऑफ द यूट्रस है एंडोमेट्रियम की, ये यूट्राइन साइकिल्स के इवेंट्स हैं। ये प्रोसीजर जो है हार्मोनल कंट्रोल जो है वो बेसिकली कौन करवा रहा होता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लो होगी, प्रोजेस्टेरोन की लो होगी लेकिन एस्ट्रोजन की ज्यादा होगी। यहाँ पर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन लो होगी लेकिन प्रोजेस्टेरोन की ज्यादा होगी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि फीमेल में 28 डेज के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। अगर 28 डेज का साइकिल है तो ओवुलेशन जो है वो मिड ऑफ साइकिल में होगी। तो याद रखिएगा कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डेज में से हम माइनस करते हैं 2 वीक्स को। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओवुलेशन डेट आ जाती है। तो बेटे मैं आपको बता रहा था कि ओवुलेशन डेट कैसे निकालते हैं। टोटल डेज में से 2 वीक्स माइनस करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल डेज से हमारे पास 28 डेज के बाद फीमेल को साइकिल रिपीट होता है, उसमें से माइनस कर देंगे 14 को, क्योंकि 2 वीक्स है तो हमारे पास इसका मिड आ जाएगा 14। इसी तरह अगर हम 30 डेज का लेंगे तो 30 में से 14 को माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फीमेल को 30 डेज के बाद साइकिल रिपीट होता है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 14 को, तो यहाँ पर ओवुलेशन डे बन जाएगी 16। तो इसका मतलब है कि प्रोलेक्टिव फेज और स्किटरी फेज के दरमियान का जो थोड़ा सा टाइम है, डेज है, वो जो डेज है बेसिकली 13 to 14 या 15 वो डेज हैं जिसमें कंसेप्शन के चांसेस जो है बेसिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो ब्लड से रिच होती है, वेस्कुलराइज होती है, थिक होती है, और दूसरी साइड पे ओवुलेटेड जो ओवुलेशन हो चुकी होती है और फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जो है वो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मूव कर रहा है। अगर इस टाइम जो है स्पर्म अवेलेबल हो तो जो फैलोपियन ट्यूब्स है उस पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और इम्प्लांटेशन जो है वो एंडोमेट्रियम पे जाकर होगी, जो कि पहले से वेल फर्निश है। और अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे लेवल कम होगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और जो वॉल्स हैं वो दोबारा जो है वो डिटैच होना शुरू कर देंगी और मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि मेल या फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ठीक तरह से प्रॉपर तरह से वर्कआउट ना कर सके, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी जो डेफिनेशन है तो वो उसको डिफाइन करना जो है वो टेक्निकली डिफिकल्ट है, या इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सिंपल इतना कहा जा सकता है कि जो डिसऑर्डर है या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर का मीनिंग यही है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली ह्यूमन जो है वो अपने औलाद पैदा ना कर सकें या अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप ना कर सकें, इसको चीज़ को हम ऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अ यूजफुल वर्किंग डेफिनेशन इज द फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेगनेंसी अचीव ना हो, चाहे वो मेल की तरफ से है चाहे वो फीमेल की तरफ से है। समटाइम ऐसा होता है कि मेल हेल्थी है फीमेल में प्रॉब्लम है, या समटाइम ऐसा होता है फीमेल हेल्थी है मेल में स्पर्म काउंट नहीं है या स्पर्म नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो डिसऑर्डर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो सबसे पहले हम मेल इनफर्टिलिटी की तरफ आते हैं। द कॉमन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटीज आर बेसिकली
मेल फर्टिलिटी में जो हमारे पास है वो एजोस्पर्मिया है, सेकंड जो आपको नजर आ रहा है ओलिगोस्पर्मिया है, थर्ड जो है स्पर्म डिफॉर्मिटीज है, और डेल्टा जो है उसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो बेटे ये 4 आपके पास डिसऑर्डर्स है जिसको आपने 1 बाय 1 स्टडी करना है। छोटे छोटे टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मीन कि जिसमें स्पर्म्स नहीं होते, सीमन होती है, सीमन में स्पर्म नहीं होते लेकिन स्पर्मेटिड्स या उससे इमेच्योर सेल्स होते हैं। तो इट मे बी कॉज इफ स्पर्म्स डक्ट्स आर ब्लॉक ड्यू टू द इन्फेक्शन इंजरी। अगर तो स्पर्म डक्ट जो एजैकुलेटेड डक्ट से पहले है वाल्व स्टेफेंस के अगर हम ब्लॉक कर दें या किसी वजह से वहां पे चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो स्पर्म्स जो है वो स्पर्म डक्ट तक नहीं पहुंचते। इस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ये जो ब्लॉकेज जो है वो कंजेनिटल भी हो सकती है यानी कि बाय बर्थ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो मीन फ्यू, वो कंडीशन है जिसमें स्पर्म काउंट जो है ना वो 20 मिलियन पर ml से भी कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया की वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्म डिफॉर्मिटी। स्पर्म्स जब की फॉर्मेशन होती है, जब उसकी मैच्योरेशन होती है, तो उसमें क्या टेल है या नहीं है, या उसका हेड भी है या नहीं, या सिर्फ वो स्पर्मेटिड्स की शेप में है। तो चेंज इन द शेप ऑफ द स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्म डिफॉर्मिटीज। स्पर्म की जो शेप है वो चेंज हो गई है इसमें। नेक्स्ट जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। In some individuals, the infertility is probably due to an immune response by the male to its own sperm. Sometime autoimmune disorder की वजह से मेल के स्पर्म बनते हैं लेकिन वो टेस्टिस में ही उनकी जो है वो डेथ हो जाती है या डिजनरेट होते हैं। इसको हम autoimmune disorder of reproductive system बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज जो बनती हैं आर मेड विच अटैक द स्पर्म एंड रिड्यूस स्पर्म काउंट। ये मोस्टली जो autoimmune disorders होते हैं किसी डिजीज की वजह से या कोई केमिकल या अल्कोहल की वजह से या स्मोकिंग की वजह से भी ये कॉज हो सकती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स या फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके यूट्रस में, उसकी ओवरी में, या कोई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। फीमेल में इस ऑर्डर की वजह से, डिसऑर्डर्स की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जो कॉमन फीमेल में इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फेलियर टू ओवुलेट। फीमेल नॉर्मली ओवुलेट नहीं कर पाती ओवुलेशन फेज में। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स हैं, या फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से ना तो स्पर्म वहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ना ही एग और ना ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। नंबर 3 पे है चार्ली में यूट्रस डैमेज हो जाती है। यूट्रस डैमेज होने के बहुत से कॉजेज हैं जिसमें पहला कॉज ये हो सकता है कि पैथोलॉजिकल चेंज आ सकता है या कोई इंजरी हो जाए। इसी तरह सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट्स हैं, ये भी एक मेजर कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। और एंडोमेट्रियोसिस जिसमें एंडोमेट्रियम की प्लेसमेंट जो है, डेवलपमेंट है अदर देन यूट्रस जो है वो होना शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर टू ओवुलेट। फीमेल में ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो प्री ओवुलेटरी फेज से पहले के बाद होता है। तो समटाइम्स जो है वो आपके फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, अब यहाँ पर जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये है कि फीमेल में GnRH हार्मोन ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ये GnRH हार्मोन जो है वो बेसिकली एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर अटैक करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन रिलीज कर रही होती है। तो अगर GnRH हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी तो फिर FSH और LH भी रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि समटाइम्स द हाइपोथैलेमस और द पिट्यूटरी ग्लैंड फेल्स टू प्रोड्यूस हार्मोन। अब मोस्टली कौन से हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ये ओवरीज में फॉलिकल्स पे अटैक करते हैं और उसमें एक फॉलिकल को ये सेलेक्ट करके उसको मैच्योर फॉलिकल्स की तरफ लेकर चलते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे तो उसके अंदर जो ओसाइट है जो ओगोनिन से बना वो भी डेवलप नहीं होगा। तो नॉर्मली विद द रिजल्ट दैट either no follicle develop, lack of FSH और egg release is affected lack of LH। अब follicles ने जो मैच्योर होना है वो FSH के थ्रू होना है, और लुटेनाइजिंग हार्मोन ने क्या करना है कि उसने ओवुलेशन करवानी है। तो ये एक मेन कॉज है इसका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास है जी ब्लॉक्ड ओविडक्ट, कि अगर जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो किसी पॉइंट से ब्लॉक्ड हो जाएं तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी में चली जाती है। ब्लॉक्ड ऑफ फैलोपियन ट्यूब मैनी कॉजेज है, मोस्टली इसमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो होते हैं। इट इज मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, डिफरेंट पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन है जिसमें वायरल इन्फेक्शन भी है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 4 पे या चार्ली पे यूट्रस डैमेज होना। यूट्रस जो है वो उसमें फाइब्राइड्स बनना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली फाइब्राइड्स जो है वो नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, या आप कह लें कि यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, उनमें फाइब्राइड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्यूमर्स जो हैं बेसिकली ये वॉल्स को ग्रो नहीं करने देते और इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अगर तो ये फाइब्राइड इनसाइड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें फीमेल को ऑपरेट करना पड़ता है। और अगर ये फाइब्राइड यूट्रस की फंडस या बाहर वाली साइड पे है तो ये मल्टीपल फाइब्राइड्स जो है इसको भी इजीली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से फर्टिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। फाइब्राइड अगर इन साइड ऑफ द यूट्रस डेवलप हो रहे हैं तो इनफर्टिलिटी कॉज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट। मोस्टली आपको ये पता है कि सर्विक्स जो है इट इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस,
और ये यूट्रस की ओपनिंग, नैरो ओपनिंग को भी हम कहते हैं। इसके ऊपर एक प्लग लगा होता है थिक म्यूकस का, जो कि वायरस बैक्टीरिया या जर्म्स को, पैथोजेंस को यूट्रस के अंदर जाने नहीं देती। तो जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है या हो रहा होता है, तो ये म्यूकस जो है वो थिन हो जाती है ताकि स्पर्म जो है वो इजीली पास कर सके इनटू द यूट्रस। तो अगर इसमें डिफेक्ट्स आ जाएं तो इनफर्टिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग ओव्यूलेटिंग म्यूकस इन द सर्विस बिकेम थिनर सो दैट स्पर्म कैन स्विम थ्रू इट मोर इजीली। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द म्यूकस, इट कैन मेक इट हार्डर टू कंसीव। अगर म्यूकस थिक ही रहेगी तो वो कभी भी स्पर्म को चैनलाइज नहीं होने देगी इनटू द यूट्रस। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन होती है, एग और सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर रहा होता है, उस दौरान सिर्विक्स के ऊपर जो म्यूकस थिक लेयर होती है वो थिन हो जाती है ताकि वो चैनलाइज कर सके स्पर्म को। अगर ये थिक रहेगी तो कभी भी फीमेल कंसीव नहीं कर सकती और उसके इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पे इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस को सिंपली हम कहते हैं कि जिसमें एंडोमेट्रियम के जो पीसेज है, जो वॉल के पीसेज है, अदर देन यूट्रस कहीं पर ग्रो करना शुरू कर दें, इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन बोलते हैं। इट इज अ कंडीशन वेयर स्मॉल पीसेज ऑफ द एंडोमेट्रियम स्टार्ट ग्रोइंग इन अदर प्लेसेस सच एज द ओवरी। जब ओवरीज में डेवलप होंगे तो ओवरीज को भी डिस्टर्ब करेंगे, ओवरीज में ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी, ओवरीज अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो दिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एन एग टू रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड बिकम इम्प्लांटेड इनटू द वॉर्म और यूट्रस। तो सारी बात है, अगर ये एंडोमेट्रियम का पार्ट ओवरी पे जाकर प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद तो ओवरी भी अपना फंक्शन ठीक तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी और वो अपना हार्मोनल को बैलेंस को भी नहीं मेंटेन कर पाएगी। इसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। फीमेल में इनफर्टिलिटी जब हो जाती है तो उसको डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन हमने जो पढ़नी है वो ये 3 में से एक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं। हार्मोन्स के थ्रू ही हम ऑर्गेन्सिस को मेंटेन करवा सकते हैं। हार्मोन्स के थ्रू ही हम जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और सपोर्ट कर सकते हैं और उसको सपोर्टिव बना सकते हैं। अगर हार्मोनल लेवल पे ये काम ना हो तो सेकंड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के थ्रू भी ऑपरेट करके भी हम जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरीज में अगर कोई फाइब्राइड्स हैं या यूट्रस में अगर कोई फाइब्राइड्स हैं उनको रिमूव करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं। नंबर 3 पे अगर इन दोनों से ना हो सके तो नंबर 3 का एक प्रोसीजर है जो नंबर 3 पे हमने पढ़ना है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो का मतलब है चैम्बर्स में, ग्लास वेयर्स में। अगर हार्मोनल लेवल से नहीं हुआ तो सर्जिकल मेथड, सर्जरी से नहीं हुआ तो इन विट्रो। क्योंकि बात का ऐसे होता है कि मेल और फीमेल दोनों हेल्थी होती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाते। मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, तो फीमेल में से एग कलेक्ट किया जाता है, मेल में से स्पर्म लिया जाता है, उनको लेबोरेटरी में अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के थ्रू फर्टिलाइज करवाकर दोबारा फीमेल की यूट्रस में रख दिया जाता है, उसको प्लेस कर दिया जाता है। इस चीज़ को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इसको हम टेक्निकली टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं जी। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो हिस्ट्री है वो ये है कि सबसे पहले ये यूके में परफॉर्म की गई थी। यूके, इंग्लैंड वगैरह में इसको परफॉर्म किया गया था। पाकिस्तान में भी ये प्रोसीजर जो है अवेलेबल है। इस डायग्राम में देखें कि एक साइड पे मैंने एक यूट्रस बनाई है, फैलोपियन ट्यूब्स बनाई है और ओवरी बनाई है, और दूसरे डायग्राम में भी मैंने यही स्ट्रक्चर बनाया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन है उसको बोलेंगे। दूसरी बात कि मोस्टली ये जो टेस्ट ट्यूब जो बेबीज हैं या ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो तो तब किया जाता है, या और कोई जो है मेथड हो, या स्पर्म जो है वो ठीक तरह से फीमेल की यूट्रस तक जो है वो पहुंच ना पा रहे हो, तब भी हम करते हैं। इसकी स्टेप्स कितने हैं? बेसिकली जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का स्टेप है वो 4 या 5 स्टेप है। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका है आइसोलेशन ऑफ एग। एग को आइसोलेट करना फीमेल की बॉडी में से विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। सेकंड स्टेप इसमें जो आएगा वो है कलेक्शन ऑफ स्पर्म।
नंबर 3 पे देखें तो हमारे पास आएगा जी फर्टिलाइजेशन। आइसोलेशन कर ली एग की, फिर उसके बाद इसकी कलेक्शन हमने कर ली स्पर्म की। स्पर्म और एग को हमने चैम्बर में फर्टिलाइज करवाया एक दूसरे के साथ, उसको फर्टिलाइजेशन का। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो या जाइगोट इन द यूट्रस। तो हम सिंपल करते हैं इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। तो ये 4 स्टेप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। याद रखिएगा सबसे पहले क्या होती है आइसोलेशन ऑफ एग। तो इस प्रोसीजर में क्या करते हैं हम ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है। फीमेल की जब ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है किसकी मदद से जी FSH हार्मोन की मदद से हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। FSH हार्मोन फॉलिकल्स पे जाकर अटैक करता है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिससे फॉलिकल्स जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं और मैच्योर फॉलिकल्स को हम, बहुत से फॉलिकल्स होते हैं उसमें से मैच्योर फॉलिकल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एग को हम स्टिमुलेट या फॉलिकल्स को जब स्टिमुलेट करते हैं उसमें से हम एग को रिट्राइव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉलिकल है और इसमें से हमने ये एग है हमारे पास इसमें, तो इसमें से इसको हम रिट्राइव कर लेते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मोस्टली ये जो प्रोसेस होता है वो होता ही है कि फीमेल की बॉडी में एनेस्थीसिया हम अप्लाई करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया उसके एब्डोमेन के रीजन में जहाँ पे यूट्रस होती है राइट और लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगा के एक नीडल के थ्रू हम इसको एग को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि कलेक्शन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म हमारे पास है यहाँ पर इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब होती है हमारे पास। इस टेस्ट ट्यूब में हम स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं और स्पर्म को कहाँ से करेंगे जी कलेक्ट। नंबर 2 पे मेल से हम स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। मेल पार्टनर जो है वो स्पर्म जो है उसको यहाँ पर हम इस ट्यूब में ले लेते हैं। अब ये नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं। आप लोगों ने अपने इस चैप्टर में इस यूनिट में ये पढ़ा था कि मेल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है बेसिकली 1 एजैकुलेशन जब होती है, 1 टाइम एजैकुलेशन 2 से 5 या 3 से 5 ml सीमन जो है वो रिलीज होती है। इनमें 40 मिलियंस जो है वो क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं। अब स्पर्म्स को हमने कंटेनर में रख दिया। इस कंटेनर में रखने के बाद इस सीमन में से हम स्पर्म्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि वॉश आउट करते हैं। क्या वॉश आउट करते हैं कि इसमें हमारे पास होते हैं सेमिनल फ्लूइड होते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होती है, इसको वॉश आउट किया जाता है। जैसे ही इसको वॉश आउट किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बच जाते हैं इसमें। अब इन स्पर्म्स को हम यहां से कंटेन करते हैं, रिमूव करते हैं, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन करवानी है और इस एग को हम यहां से लेते हैं। ये हमारे पास एग आ गया जो हमने रिमूव किया था यहां से, और इसको एक पेट्री डिश में हम या ग्लास में हम या कोई डिश जो है उसमें हम रख देते हैं। जब यहाँ पर हम स्पर्म और एग को प्लेस करते हैं तो तकरीबन हम कहते हैं कि 10 लाख तक जो है हम स्पर्म्स लेते हैं और 1 से 2 हेल्थी एग्स को या एक एग को हम इसमें प्लेस कर देते हैं। ये आपके पास आ गया क्या जी एग। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया एग और बहुत से स्पर्म्स को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। अब स्पर्म्स जो हैं वो बहुत से हैं, एग जो है एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली 1 यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर ये यूज़ कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें एग के साथ स्पर्म्स को ऐड किया है तो एक्चुअली हम फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर इसका मेथड कहाँ हो रहा है बेसिकली ग्लास के अंदर होती है। तो तकरीबन 6 आवर्स लगते हैं इसको आफ्टर जो है कलेक्शन के बाद, यानी कि 6 घंटे के बाद इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद स्पर्म के साथ इसका मिक्सर बनाते हैं। ये ग्लास डिश में या ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइज जो एग होता है जब वो 2 डेज तक इसमें रहता है, तकरीबन 2 डेज तक जो है इसको हम इकट्ठा रहने देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो इसमें से फर्टिलाइज एग को हम बाहर निकालते हैं, जो कि 2 सेल या 6 सेल या 8 सेल्स पे डिपेंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइज एग को हम तब इस पेट्री डिश में से रिमूव करते हैं जब ये 2 से 8 सेल स्टेज पे हो। किस पे हो? 2 से 8 सेल की स्टेज पे हो। इस स्टेज पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये एम्ब्रियो बन रहा है। इसके बाद इसकी इम्प्लांटेशन करवानी होती है। तो नंबर 3 हमने देखा था, ये हमारे पास आ गया था फर्टिलाइजेशन वाला। नंबर 4 पे क्या है? इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन के लिए हमें फीमेल की यूट्रस चाहिए, क्योंकि हमने एक फीमेल से या उसी फीमेल के एग को हमने सेपरेट आउट किया, उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करवाया। फर्टिलाइज करवाने के बाद इसको प्लेस कर देते हैं इनटू द फीमेल यूट्रस। ये प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये जो एम्ब्रियो की ट्रांसपोर्टेशन है ये किसके थ्रू हुई है? सर्विक्स की हुई है। अब सर्विक्स में कैसे इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं? प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसकी वजह से इस 2 से 8 सेल स्टेज वाले को हम क्या करते हैं? सर्विक्स के रास्ते यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और साथ में हम सर्च देते हैं इसको किसकी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इस पे हम क्या करते हैं? वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जब हम फीमेल को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ट्रीटमेंट देते हैं तो ये प्रमोट करती है, ये एनवायरनमेंट प्रमोट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो बेटे सिंपल सा आप लोगों ने ये एक प्रोसेस पढ़ा जिसमें आप लोगों ने बेसिकली देखा कि किस तरह से एक हेल्थी फीमेल अगर उसकी ब्लॉक है क्या
फैलोपियन ट्यूब्स या किसी और रीजन की वजह से वो ओवुलेट नहीं कर पा रही, तो हम FSH की मदद से ओवरी में से ओव्यूल को लेंगे, ओवरी में से एग को लेंगे, इसको प्लेस करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल बन जाएंगे, इसको दोबारा उसी फीमेल की बॉडी में हम प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो समझने वाली बातें हैं। सम टाइम जो लीगल वो ये है कि सेम फीमेल की ओवरी और सेम फीमेल की यूट्रस को यूज करेंगे, यानी कि इसकी ही ओवरी का जो एग है इसी के यूट्रस में प्लेस करें, ये तो ठीक है। लेकिन इलीगल या अनएथिकल ये चीज़ है कि एक फीमेल अपना एग जो है वो हेल्थी एग जो है वो दे दे और उसको फर्टिलाइज करने के बाद किसी और फीमेल की बॉडी में इसको रख दे, तो वो गलत है। इसी तरह समटाइम फीमेल हेल्थी होती हैं लेकिन मेल जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, एजोस्पर्मिया या और भी बहुत सी डिसऑर्डर हो सकेंगे, तो वो किसी और के स्पर्म को एग के साथ फर्टिलाइज करके और फीमेल की बॉडी में रख दें, तो वो भी एथिकली जो है वो ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे जो लीगल पेरेंट्स होते हैं वो तो फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन दूसरे तरह के जो है बेनिफिट्स जो है इससे नहीं लिए जा सकते। तो बेटे अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है तो इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके स्टेप्स विद डायग्राम, और अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसके स्टेप्स को आपने डिफाइन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट द मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है? नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब हेल्थी फीमेल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओव्यूलेट करेगी एग को ओवरी से फैलोपियन ट्यूब्स के पास, और इस दौरान अगर स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर एग को फर्टिलाइज कर दे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए और उसकी इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाए, तो ये प्रेगनेंसी कहलाती है, कंसीव करना। लेकिन सम टाइम ये प्रोसेस जो है जैसे ही अटैचमेंट होती है तो कंप्लीट नहीं हो पाता, और जो जाइगोट या एम्ब्रियो होता है वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस वॉल, इसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। तो मिसकैरेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ स्पॉन्टेनियसली बर्थ होती है। अब जो फीमेल का जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन फीमेल का, वो तकरीबन आपके लिए 9 मंथ एंड 10 डेज तक होता है। तो 32 वीक्स या 33 वीक्स के अंदर या उससे पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाए तो इसको हम प्रीमेच्योर बर्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ स्पॉन्टेनियसली टू अ फिटस टू प्रीमेच्योर टू सर्वाइव यूजुअली बिफोर द 28th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैंने आपको भी 32 वीक्स बताया और या 35 या 36 तक 28, तो 28 से पहले अगर बर्थ हो जाए तो इसको प्रीमेच्योर बोलते हैं, और अगर ऐसा बेबी जो है वो उसका मिसकैरेज हो जाता है। मोस्टली मिसकैरेजेस जो हैं वो बेसिकली अर्ली जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी कॉजेज क्या है? मल्टीपल कॉजेज हैं। पहली कॉज ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन है ये नियर दी सिल्विक्स हो जाए। सिल्विक्स क्या चीज़ है? आपको मैंने डायग्राम में भी पहले भी बताया था कि अगर फीमेल में ये उसका यूट्रस का शेप है, पीयर शेप्ड है, और फीमेल में ये जो यूट्रस है इसकी नैरो ओपनिंग को हम नाम देते हैं क्या जी? सिल्विक्स। ये हमारे पास जो है सिल्विक्स है, ये यहाँ पर भी आपको नजर सिल्विक्स। तो इम्प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर हो जाए किसकी जी? फर्टिलाइज्ड एग की, और इससे यहाँ पे जाइगोट फिर एम्ब्रियो बने, तो ये प्रॉब्लम करता है। इससे दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे जैसे यूट्रस में एम्ब्रियो का साइज बढ़ता जाएगा या फीटस का साइज बढ़ता जाएगा तो प्लेजेंटा जो है उसका भी लेवल जो है बढ़ता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट यहाँ होगी। इसकी वजह से प्लेजेंटा में जो है ना वो टॉर्शन क्रिएट हो सकती है या प्लेजेंटा डिटैच हो सकता है यहाँ से। तो एम्ब्रियो में इम्प्लांट नियर दी सिल्विक्स, और इसकी वजह से क्या होगा? प्लेजेंटा ग्रो करेगा, इट मे एक्सटेंड पार्शियली और कंप्लीटली अक्रॉस द इंटरनल सर्विकल ओपनिंग। अब यहाँ से जब प्लेजेंटा ग्रो करेगा तो मे भी प्लेजेंटा यहाँ से सिल्विक्स से निकल जाए और यूट्रस की तरफ आ जाए, और अगर इसका साइज ज्यादा बड़ा है और यह ज्यादा सिल्विक्स के करीब है तो ये हो सकता है कि कंप्लीटली प्लेजेंटा जो एम्ब्रियो के साथ ही बॉडी से डिस्चार्ज हो जाए। ये जो रीजन होती है प्लेजेंटा की, इस वजह से प्लेजेंटा में क्या होगा? हैमरेज होने के चांसेस होते हैं। हैमरेज जब होगा तो ज़ाहिर बात है ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ एम्ब्रियो प्लेजेंटा भी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो एज द फिटस एंड द प्लेजेंटा कंटिन्यू टू ग्रो एंड द यूट्रस stretches, the region of the placenta over the cervical opening may torn and hemorrhage may occur। ये एक पहली रीजन है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अगर नियर द सिल्विक्स हो जाए तो उसे प्लेजेंटा की ग्रोथ नहीं होगी सही तरह, अगर वो ग्रो करेगा तो वो उसको हेमरेज होने के चांसेस है। सेकंड कंडीशन ये है और रीजन ये है कि नॉर्मल पोजीशन जो होती है यूट्रस में फीटस की अटैचमेंट के लिए और प्लेजेंटा के लिए मे टियर अवे फ्रॉम यूट्राइन वॉल। नॉर्मली के जो है यहाँ पर जो है एम्ब्रियो आकर अटैच हुआ, जाइगोट अटैच हुआ है और उसको प्लेजेंटा बन रहा है उसमें। तो सम टाइम जो है वो
प्लेजेंटा या जो अटैचमेंट होती है यूट्रस की वाल के साथ वो ठीक तरह से नहीं होती, तो वो उससे डिटैच हो जाता है। जैसे डिटैच होता है तो वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो सेकेंडली द नॉर्मली पोजिशन प्लेजेंटा मे टियर अवे फ्रॉम द यूट्राइन वाल कॉम्प्लेक्स बाय हेमरेज। इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, सम टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सम टाइम फीमेल में वायरल इन्फेक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉज है इसका, वो है जी फंगल अटैक। फंगल अटैक अगर हो जाए, फंगस का जो अटैक हो जाए यूट्रस पे या उसकी लाइनिंग पे, तो फिर भी जो है वो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों जो रीजंस हैं, फर्स्ट मैंने आपको बताया इम्प्लांटेशन, और नॉर्मल मैंने बताया कि नॉर्मली भी अगर अटैच हुआ है लेकिन किसी वजह से वो डिटैच हो गया है, तो ये दोनों रीजंस जो है वो मिसकैरेज में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बोथ ऑफ दीज कंडीशन में रिजल्ट इन मिसकैरेज एंड आल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग टू द मदर्स, क्योंकि बाद का अगर प्लेजेंटा या एम्ब्रियो का साइज बढ़ गया है तो उसको फिर सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है बॉडी में से। नेक्स्ट बेटे इसमें आपके पास है प्री मैच्योर बर्थ। एक हमने पढ़ा था मिसकैरेज, 20th वीक से पहले था। अब है प्री मैच्योर बर्थ। मोस्टली हमारे पास जो बेबी की डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि 3 मंथ्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये भी नेक्स्ट 3 मंथ्स पे अप्लाई कर रहा है, तो 6 मंथ्स बन गए। थर्ड जो है थर्ड ट्राइमेस्टर, और ये भी 3 मंथ्स का होता है, तो टोटल 9 मंथ एंड 10 डेज तकरीबन इसके जेस्टेशन पीरियड होता है। तो नॉर्मली फर्स्ट 3 मंथ्स ज़रा क्रूशियल होते हैं, सेकंड 3 मंथ्स इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अब्रप्ट हो रही होती है, और ये जो ट्राइमेस्टर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें 7 मंथ 8 मंथ और 9th मंथ, कहा यह जाता है कि 7th मंथ और 8th मंथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है बेबी की ग्रोथ, बेबी की जो डेवलपमेंट है और उसकी डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्टली डॉक्टर्स जो कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट ने, ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि बेबी को 36 वीक से पहले जो डिलीवर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है, नॉर्मल हेल्थी बेबी रिसीव करना है, तो उसके लिए तकरीबन 9th मंथ होने चाहिए। अगर इससे पहले 8th मंथ में या 7th मंथ में या 38 वीक से पहले या 36 वीक से पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो प्री मैच्योर बर्थ कहलाती है। तो द लाइफ बर्थ विच टेक प्लेस बिफोर द नॉर्मल टाइम, इसको EDD भी बोलते हैं, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड प्री मैच्योर डेथ। इट इज नॉट अ मिसकैरेज। मिसकैरेज होगा 20th वीक से पहले, और प्री मैच्योर होगा जो एंड डेट से पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले आ जाए। नॉर्मल डेट क्या है? 36 वीक्स तक होना चाहिए। अगर 36 वीक से पहले हो जाए, 31 में, 32 में, 37 में, या 7th मंथ में हो जाए, या 8th मंथ में, इसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं या प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं। तो मिसकैरेज वर्सेस अबॉर्शन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मिसकैरेज एंड अबॉर्शन? देखिए, अबॉर्शन जो है वो रेफर की जाती है इंड्यूस प्री मैच्योर टर्मिनेशन। मेडिकली इसको अगर हम देखें तो सम टाइम अगर बेबी की डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हुई, या बेबी जो है उसमें कोई डिफेक्ट है, जो है उसके एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं, या उसको टेराटोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके हैंड्स नहीं है, फीट नहीं है, या उसका कंजाइंटल जो है टंग्स हैं, 2 बेबी हैं, ट्विंस हैं, उनके सर या हेड या पाँव जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को फॉलो करवाते हैं। लेकिन अगर वो इंड्यूस प्रीमेच्योर को हम करवाते हैं। लेकिन अगर जरूरत नहीं है और हेल्थी बेबी है, उसको फिर भी अगर करवाएंगे तो वो एक इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ पर है द टर्म अबॉर्शन इज यूजुअली रेफर टू द इंड्यूस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। खुद ब खुद हो जाए या उसको करवाना पड़े। मेडिकली स्पीकिंग, अ मिसकैरेज इज अ नेचुरल अबॉर्शन। खुद ब खुद होगा, फॉर एग्जांपल किसी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से, या नॉर्मल प्लेसमेंट ना हो तो वो मिसकैरेज हो जाएगी, और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहते हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। फीमेल की बॉडी में जो है उसकी जो यूट्रस है उसकी वॉल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मेल के जो स्पर्म्स हैं उसमें इतनी फोर्स नहीं होती कि उसको वो कंटिन्यू कर सके। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट द मिसकैरेज एंड अबॉर्शन एंड प्री मैच्योर बर्थ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट दी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से या उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डेवलप हो और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो, उसको हम सेक्शुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो सेक्शुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, जिसमें पैथोजेंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मोस्टली ये सेक्शुअल कंटैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं वो वायरस और बैक्टीरिया से होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, गनोरिया एंड सिफिलिस जो है मोस्टली दे स्प्रेड बाय बैक्टीरियल डिसऑर्डर, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो गोनोरिया और सिफिलिस काज करता है। ये जो 2 एग्जांपल थी, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक में जो है वायरल की एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन करनी है और उसकी टाइप्स बतानी है और एक्सप्लेन करना है एड्स को, क्योंकि एड्स जो है वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर है। वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर कहते हैं पूरी दुनिया में ये मौजूद होता है। एड्स जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मोस्ट सीरियस डेडली ये डिजीज है ह्यूमन हिस्ट्री में। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस है, और ये मोस्टली अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स पे, जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसकी एक टाइप है हेल्पर टी सेल्स, उस पे अटैक करता है। इसके अलावा ये ब्रेन सेल्स पे भी जो है अटैक करता है। ये मोस्टली उन सेल्स पे अटैक करता है जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स हो।
तो एचआईवी डिस्ट्रॉय करता है आपके हेल्पर टी सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, व्हिच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो क्रिएट कर रहे होते हैं। देयरफॉर द पीपल विद एचआईवी बिगन टू गेट सीरियस इन्फेक्शंस जो है उनको हो जाती हैं। फिर इसमें जो अगर हम एचआईवी का देखें कि इसका स्प्रेड लेवल क्या है, इसकी एपिडेमिक्स क्या है, तो इसमें देखेंगे एज पर एचआईवी फैक्ट शीट नवंबर 2016 रिलीज बाय यूनिएड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है वो रिलीज किया था। देयर आर 36.7 मिलियन पीपल जो है वो एड्स या उस जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है 2015 में। तो 16 में ये पब्लिश हुई थी और डाटा ये 15 का था। 36.7 मिलियन जो है वो पीपल इससे इफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट देखें, अबाउट 35 मिलियन पीपल जो है ना वो उनकी डेथ हो चुकी हुई है एड्स की वजह से, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। एड रिलेटेड इलनेस एंड सिंस स्टार्ट ऑफ द एपिडेमिक टिल 2015, तो यहाँ तक इसमें एपिडेमिक की वजह से इसमें इतना डिजास्टर्स ह्यूमन में आ चुका है। एवरी ईयर सिंस 2010 से लेकर करंट ईयर तक अराउंड 1.9 जो मिलियंस अडल्ट्स हैव बिकम न्यूली इन्फेक्टेड विद एचआईवी। एचआईवी जो है उसका स्प्रेड जो है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि सेक्सुअल कंटेक्ट के अलावा कंटेमिनेटेड स्ट्रिंग्स, अगर ये हेल्थी मेल्स में या फीमेल में या अडल्ट मेल या फीमेल में है, तो इसकी रीजन ये है कि वो ड्रग्स का यूज करते हैं। कंटेमिनेटेड स्ट्रिंग्स से वो जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी ये जो है ना एड्स जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और जो हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है, वो इससे तेजी के साथ इससे जो है ना वो इन्फेक्शन की तरफ जा रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों ने ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह रीड आउट कर लिया होगा। आज बेटे हम उसके जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। पहला एमसीक्यूज देखते हैं, स्टेटमेंट है सेटेलाइट सेल्स के बारे में। तो सेटेलाइट सेल्स आर फाउंड इन, ये आपको पता है कि नर्व सेल्स भी कहते हैं इनको हम स्पॉटेड सेल्स भी बोलते हैं और स्पर्मेटोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये कहाँ मौजूद होते हैं? अल्फा में देखें सेमिनल ट्यूब्यूल्स, बीटा में है सेमिनल वेसिकल, चार्ली में ऑप्शन है बिटवीन इंटरस्टिशियल सेल्स और डेल्टा में है एपिडाइडमस। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो बनेगा वो सेमिनल ट्यूब्यूल्स में होंगे ये बेसिकली, और इनका काम जो होता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोन्स को प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसकी स्टेटमेंट है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम नॉर्मली अकर्स। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है और मोस्टली कहाँ पर होगा बेटा जी? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा में इन डिस्टल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है। बीटा में इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, चार्ली में है अलोंग द यूट्राइन वॉल और डेल्टा में है सक्सेसफुली इन द वजाइना। तो इसमें बेस्ट बनेगा जी प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स का, वहाँ पर ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द डैश ऑफ द यूट्रस। अल्फा में पेरिमेट्रियम इसकी लेयर का नाम है, बीटा में मायोमेट्रियम सेकंड लेयर है इसमें, चार्ली है एंडोमेट्रियम थर्ड और इनर लेयर है ये, और डेल्टा सिर्विक्स, सिर्विक्स का आपको पता है ये ओपनिंग ऑफ द यूट्रस होती है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो बनेगा वो चार्ली एंडोमेट्रियम बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बेटा जी। स्टेटमेंट है दी स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड पीरियड टू एमिशन एंड एजैकुलेशन इन। ये आपने इसमें ये बताना है कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं और बेसिकली वो एजैकुलेट जब होते हैं तो कहाँ से एजैकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा ऑप्शन है एपिडाइडमस, बीटा ऑप्शन जो है वो सेमिनल वेसिकल है, चार्ली ऑप्शन जो है वो यूरेथ्रा है और डेल्टा में प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बनेगा वो एपिडाइडमस है। एपिडाइडमस जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि टेस्टिस के ऊपर ये प्लेस होता है। तो यहीं पर जो है वो स्टोर होते हैं और एजैकुलेशन से पहले यहीं पर इनकी मेच्योरिटी भी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टेटमेंट है द सर्विक्स इज अ पोर्शन ऑफ, सर्विक्स किस चीज की पोर्शन है? अल्फा में ओवरी, बीटा में है वजाइना, चार्ली में है यूट्रस और डेल्टा में है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आंसर बनेगा चार्ली यूट्रस। यूट्रस वो पॉइंट है जिसकी इसकी ओपनिंग को हम सर्विक्स बोलते हैं जो कि वजाइना की तरफ से ओपन होती है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट है इफ प्रेगनेंसी इज एस्टैब्लिश्ड ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन थ्रू आउट जेस्टेशन पीरियड। तो इसमें बताने क्या होगा कि रिमेन कंटिन्यूड रहेगी अल्फा में, बीटा में है रिमेन स्टॉप, चार्ली में है कैन नॉट अफेक्टेड और डेल्टा में नन ऑफ देम। तो बेसिकली आंसर रहेगा रिमेन स्टॉप। तो जब फीमेल कंसीव कर जाती हैं तो उसमें ओवुलेशन नहीं हो पाती, ओवुलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, विच ऑन विच डेट इज अ वुमेन मोस्टली लाइकली टू ओवुलेट इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल लॉस वाज 1 मार्च। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मार्च में आता है तो बताएं मार्च की फर्स्ट डेट पे आता है, तो ये बताना है आप लोगों ने कि ओवुलेशन जो है वो किस डेट पे होगी। तो ओवुलेशन जो होगी बेटे वो अल्फा में देखें 5 मार्च,
बीटा में है 14 मार्च, चार्ली में है 20 मार्च और डेल्टा में है 28 मार्च। तो ओव्यूलेशन को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि टोटल डेज को हम माइनस करते हैं 2 वीक्स यानी 14 में से। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बेटे वो 14 मार्च होगा। जी बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टेटमेंट है इफ रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल्स यानी कि जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं इज डीजनरेटेड विदाउट फॉर्मिंग कार्पस ल्यूटियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, कौन सी चीज एक्सपेक्ट कर रही होगी इसमें। तो अल्फा में देखें ओव्यूलेशन विल नॉट अकर, बीटा में है मेंस्ट्रुएशन विल नॉट अकर, चार्ली में है प्रेगनेंसी इज एस्टैब्लिश और डेल्टा में है जी नन ऑफ देम। तो यहाँ पे बेस्ट बनेगा जी नन ऑफ देम। देखें इफ रप्चर्ड ऑफ जो है वो ग्राफिन फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट होते हैं विदाउट फॉर्मिंग कार्पस ल्यूटियम, तो इसमें से कोई ओव्यूलेशन विल नॉट अकर, ओव्यूलेशन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मेंस्ट्रुएशन विल नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशन तो होना ही होना है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था मेंस्ट्रुएशन शुड बी अकर। प्रेगनेंसी इज एस्टैब्लिश, प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश का इससे कोई लिंक नहीं है, अगर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होता तो प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इसकी स्टेटमेंट है जी हाउ डज आ जाइगोट डिफरेंट फ्रॉम एन ओव्यूम। यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि ओव्यूम और जाइगोट का क्या है। ओव्यूम जो है अनफर्टिलाइज्ड एग है और जाइगोट जो है वो गैमीट्स की फ्यूजन से जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम जाइगोट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखें जाइगोट हैज डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम, बीटा में लिखें जाइगोट इज स्मॉलर, चार्ली में जाइगोट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल और डेल्टा में जाइगोट इज मच लार्जर। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा अल्फा बनेगा, जाइगोट हैज डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम, क्योंकि ओव्यूम जो है वो हैप्लॉइड होता है जबकि जाइगोट जो है क्योंकि वो स्पर्म और एग की फ्यूजन से मिलकर बना है तो हैप्लॉइड सेल्स मेल की तरफ से हैप्लॉइड सेल्स फीमेल की तरफ से दोनों जब फ्यूज करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन से बनती है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटे डबल हो जाते हैं। तो बेटे ये आज का एमसीक्यूज जो थे वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की उनकी एक्सप्लेनेशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को। सबसे पहले देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली एमसीक्यूज का था जो हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। लिस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना है। गुनेट्स, टेस्टिस है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इसके बाद एसेसरी ट्यूब्स हैं और जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के बारे में बेसिकली आपने बताना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन बताना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन बताना है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर को कंट्रोल करते हैं और इनहिबिन हार्मोन का बताना है, ये इनहिबिन हार्मोन सेटेलाइट सेल्स रिलीज करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन। नेक्स्ट आपने बेटे लिस्ट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने बताना है कि बेसिकली पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं राइट और लेफ्ट, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सिर्विक्स है और वेजाइना है जो जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटे आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट द स्ट्रक्चर इन ऑर्डर थ्रू व्हिच अ स्पर्म पासेस ऑन इट्स वे फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। बेसिकली इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि मेल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोजोन या स्पर्मेटोजोआ होता है वो एजैकुलेशन के बाद फीमेल के यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में कैसे इंटर होता है। तो इसमें बेसिकली स्पर्म्स जो है प्रोडक्शन के बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में रहते हैं, इसके बाद ये एजैकुलेट होते हैं, वैस डिफरेंस में आते हैं, एजैकुलेशन के बाद ये यूट्रस की बॉडी से बाहर जाते हैं। If they are entered female tract, they will follow this way to reach egg, vagina to cervix to uterus to fallopian tubes। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि फीमेल में जो है जो मेल्स और फीमेल ह्यूमन बीइंग में इंटरकोर्स की सूरत में ही जो है स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल ट्रैक से होते हुए fallopian tubes तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी व्हाट चेंजेस अकर्स इन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड क्या है वो 9 मंथ का होता है। इसमें बताना है कि ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन बोथ स्टॉप्स। सारी बात ओव्यूलेशन होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है और ओव्यूलेशन के साथ मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगी। मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि एंगेज हो गई है बॉडी, उसकी यूट्रस एंगेज हो गई है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। सो प्रिवेंट एनी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, सो स्टॉपिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकल्स भी डेवलप नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट बेटे जी नेम द 3 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक डेज। तो इसमें आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल फेज है ये 1 to 5 डेज तक चलेगा और एवरेज जो है 2 to 7 3 to 5 भी कहते हैं। फिर प्रोलेटिव फेज को हम प्री ओवुलेटिव फेज भी बोलते हैं जो फेज ओवुलेशन से पहले किया और मेंसेस के बाद किया, ये 6 to 14 डेज पे होता है। स्कीटरी फेज को पोस्ट ओवरी डे भी बोलते हैं जो कि ओवुलेशन के बाद आता है, तो इसके डेज जो है वो 15 to 28। तो इसमें लॉन्गेस्ट जो है वो आपके पास स्कीटरी फेज है। नेक्स्ट What is the role of the carpus luteum in the menstrual cycle? Carpus luteum कब बनता है जब ग्रेफिन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं और ओवुलेट करते हैं, एग रिलीज होता है तो रिमेनिंग जो फॉलिकल रह जाता है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन जेलविश स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज कर रहा होता है। तो दिस कार्पस ल्यूटियम इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट बेटे नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स है, सिफिलिस है, गुनेरिया है। ये 3 जो है एसटीडीज भी बोलते हैं और इसमें से सबसे जो वर्ल्ड वाइड है वो बेटे एड्स है। इसमें आप लोगों ने इसके एजेंट के बारे में बताना है, एचआईवी, सिफिलिस, गुनेरिया, ये आपने बताना है कि ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं।
व्हाट आर द एक्शन ऑफ GnRH, FSH एंड LH इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको पता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंटीरियर लूप पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन को रिलीज करते हैं। FSH हार्मोन जो है वो एक्ट करता है सर्टोलाइज सेल्स पे। सर्टोलाइज सेल्स रिलीज करते हैं इनहिबिन, जो इसकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि LH हार्मोन जो है, अगर इसमें देखें कि ये बेसिकली मेल में ये लीडिंग सेल्स पे और फीमेल पे ये जो है ग्रेफिन फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में ये ओवुलेशन के साथ साथ जो कार्पस ल्यूटेम है उसमें से क्या चीज निकलती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद दे रही होती है। Why are so many sperm produced in the male and so few ova produced in the female? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेल में इतने ज्यादा स्पर्म्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में एक या एक से ज्यादा एग क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपली आपको पता है कि फीमेल में जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कंटिन्यूस होता है और फीमेल में जो प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन है और जेनेसिस है ये बेसिकली क्या है, एक साइक्लिक पीरियड है। तो इसमें देखते हैं कि मेल जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं 4 स्पर्म, व्हाइल इन द फीमेल 1 प्राइमरी जो oocyte रिजल्ट ओनली इन 1 ओव्यून एग। एक तो ये रीजन होगी। Secondly, the female uterus usually able to nourish and prepare to nurture on 1 embryo at a time. एक टाइम में एक एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है, लेकिन सम टाइम मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी होती है, आइडेंटिकल ट्विंस भी बन जाते हैं या डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस भी बन जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है ओजेनेसिस पे। अगर नॉर्मली एक ओवा ने प्रोड्यूस होना है और रिलीज होना है, सम टाइम हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से नंबर ऑफ ओवास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन मेल जो है ना वो कंटिन्यूसली स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा होता है। Enlist the reasons of human male infertility. एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म डिफॉर्मिटीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ये बेसिक रीजन है इनफर्टिलिटी की मेल में। Enlist the reasons of human female infertility, तो फेलियर टू ओवुलेट, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस डैमेज हो जाना, सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट आ जाना, म्यूकस थिक हो जाती है या इंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द एथिकल एप्लीकेशन ऑफ अबॉर्शन। अब अबॉर्शन कुड बी रिगार्डेड एज मर्डर। एथिकली ये जो है अलाउ नहीं है इस्लामिक कंट्रीज में भी और किसी भी कंट्रीज में। इसमें हम 20th वीक से पहले अगर बेबी जो है उसको बॉडी से रिमूव करवा दें तो ये इलीगल है और एथिकल नहीं है। लेकिन सम टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मदर को या जो फीमेल है उसको कोई नुकसान हो रहा हो, क्योंकि ये पैरासाइट अटैक कर रहा होता है ना, तो इसमें से बहुत से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो फीमेल की ब्लड में जाकर उसकी जो ब्लड की होमोस्टैसिस है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन कि ये फीमेल की बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसको जब ऑपरेट करके निकाल दिया जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन इलीगल थ्रू मेथड के थ्रू करेंगे तो वो एथिकल प्रोसेस नहीं है। तो मुस्लिम्स बिलीव दैट द सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी एंड दैट इट एंटर्स द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन। मुस्लिम लोगों का ये ख्याल है कि हम मुसलमान हैं तो हमारा ये ख्याल है कि जो अल्लाह ताला ने जान लिख दिया है तो वो खुद ब खुद डेवलप होगी। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए कि मैनी अबॉर्शंस आर कैरिड आउट ऑन फीटसेस विद डिसेबिलिटी सच एज द थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम। और यहाँ उसमें कोई टेराटोलॉजिकल इफेक्ट, उसके हैंड्स नहीं है, फीट्स नहीं है, या मोस्टली कंजॉइंटल जो है हेड्स हैं या चेस्ट है, तो उस रीजन में तो उस केस में तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिमूव करना गलत है। नेक्स्ट एक्सप्लेन एड्स एज वर्ल्ड वाइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एड्स जो है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर है, क्योंकि ये HIV से होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। इसके अलावा ये कंटेमिनेशन से भी फैलता है। अगर कोई पर्सन जो है जिसको एड्स है उसकी चीजें यूज करेंगे तो उससे भी ये फैलेगा। इसका बेसिक जो कॉज है, बेसिक रूट है, वो सेक्सुअली जो है इंटैक्ट रहना किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो ये अभी जो हमने 1 to 2 से लेकर सिर्फ 15 तक जो शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, इन्हीं की अगेन ये डेफिनेशन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें डिफरेंसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का ओजेनेसिस के साथ, वो भी हमने पहले पढ़ लिया। इसी तरह जो है टेस्टिस का ओवरीज के साथ डिफरेंस है, वो भी हमने पढ़ लिया। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 17 to 18 जो है वो डिफरेंसेस वाले या डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है जो पहले ही हमने जो है वो पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये अगेन वही चीजें दोबारा जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो बेटे यहाँ तक जो है आप लोगों का ये टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। जो मेजर सॉल्यूशंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अगेन उन्हीं का डिफरेंस है और उन्हीं की जो है सिमिलरिटीज हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों ने इस चैप्टर का, इस यूनिट का टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो बेटे इस जो असाइनमेंट की जो डिस्कशन है वो आज हम करेंगे। इस असाइनमेंट में आप लोगों ने बेसिकली सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वो मिस कैरिज के बारे में लिखा होगा। जी मिस कैरिज क्या होता है? मिस कैरिज बेसिकली क्या है, इसमें डेफिनेशन बतानी है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ स्पॉन्टेनियसली टू अ फीटस टू प्रीमेच्योर टू सर्वाइव यूजुअली बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले या इससे पहले जो डिलीवरी हो जाए या बर्थ हो जाए तो इसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? मिस कैरिज बोलते हैं। तो बेटे इसमें आप लोगों ने ये डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा जी व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? बेसिकली फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है एट द एज ऑफ 50
टर्म एज मेनोपॉज। जब मेनोपॉज स्टॉप हो जाता है तो फर्दर कंसीविंग के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, या बहुत ही रेयर हो जाता है कि उसमें कंसीव कर सके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो उसे हम बेसिकली मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और जब ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम मेनार्च बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर जो आपने लिखना है वो सिर्फ बताना है कि मेनोपॉज करता है। मल्टीपल रीजन है मेनोपॉज की जो कि बुक ने एक्सप्लेन नहीं की, सिर्फ आपने यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है इसकी। नेक्स्ट है व्हाई फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल इज मोर कम्प्लेक्स देन मेल। तो बेटे इस एमसीक्यूज में बेसिकली आपने ये बताना था कि ये बताना होता है, ये बताना है कि बेसिकली कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स क्यों है मेल से। इसकी रीजन जो आप लोगों ने इसमें बतानी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो बेसिकली उसके दो काम है, एक तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो है वो फर्टिलाइज जो जाइगोट है, ओवम है या जाइगोट और एम्ब्रियो जो बनता है उसकी नॉरिशमेंट भी उसने करनी है स्पेसिफिक मंथ तक। फीमेल में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ द फीमेल इज मोर कम्प्लेक्स देन दैट ऑफ मेल, बिकॉज नॉट ओनली मस्ट शी प्रोड्यूस गैमीट्स एक्टिव फॉर्म में, बट हर बॉडी मस्ट प्रिपेयर टू नर्चर का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट करना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, अ डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। तो बेटे आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना है। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट्स स्पर्म इन मेल। मेल में स्पर्म काउंट जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, तो ये मेल की इनफर्टिलिटी का एक फैक्टर है। मेल की बॉडी में बहुत से एंटीबॉडीज ऐसे बनती हैं जो अपने ही स्पर्म्स को जाकर अटैक करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेल का स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, वो इनफर्टिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। तो इन सम इंडिविजुअल द इनफर्टिलिटी इज प्रोबेबली ड्यू टू एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय द मेल टू इट्स ओन स्पर्म। एंटीबॉडीज आर मेड व्हिच अटैक द स्पर्म एंड रिड्यूस स्पर्म काउंट। तो ये एक बेसिक रीजन है। बट नेक्स्ट सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आप लोगों के पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 2B, इसका बी पार्ट था। जो ए पार्ट है इसमें बेसिकली आपने बताना है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। तो इसमें बेटे जी हार्मोन्स आपने बताना है। आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स है उनको जो ड्राइव करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये हार्मोन जो है वो अटैक करता है इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और इंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज करती है। FSH हार्मोन जो है सेटोलाइट सेल्स पे एक्ट करता है, और ये जो LH हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है, जिसको आपने बुक में लीडिंग सेल्स के नाम पे पढ़ा है। और FSH की वजह से जो सेटोलाइट सेल्स पे एक्ट करेगा तो सेटोलाइट सेल्स जो है वो इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेंगे, जो इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। हार्मोन जब लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो ह्यूमन बॉडी में मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट कर रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया और इनहिबिन हार्मोन हो गया। इस के एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसमें अगर डायग्राम भी बनाएंगे हाइपोथैलेमस से लेकर उसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, और फ्लो शीट बनाएंगे, तो मार्क्स जो है वो फुल मिलने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। तो पहले आपने इनफर्टिलिटी के बारे में बताना है। इसमें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो मेल से रिलेटेड इनफर्टिलिटी फैक्टर्स और फीमेल से रिलेटेड इनफर्टिलिटी फैक्टर्स का आपने बताना। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं, द कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी क्या है जी। एजोस्पर्मिया, स्पर्म्स नहीं होते सीमेन में। ओलिगोस्पर्मिया, फ्यू स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म डिफॉर्मिटी, स्पर्म्स में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके टेल या हेड वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता। और दूसरा है फोर्थ है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये एंटीबॉडीज जो है बेटे जी स्पर्म काउंट को कम कर देती हैं, तो ये ऑटोइम्यून है। तो इनको आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी है। फीमेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है फेलियर टू ओव्यूलेट। फीमेल में ओव्यूलेशन का प्रोसेस वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। दूसरी कैटेगरी में है ब्लॉक्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, फैलोपियन ब्लॉक हो जाती हैं। जब ओविडक्ट ब्लॉक होंगी तो वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह आपके पास चार्ली में है नंबर 3 पे यूट्रस डैमेज हो जाना। यूट्रस जो है वो ड्यू टू सम रीजंस जो है वो डैमेज हो जाती है। इसमें डैमेज जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, और फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल डैमेज ये है कि उसमें वायरल अटैक हो जाए, बैक्टीरियल अटैक हो जाए, या फंगल अटैक कैंडिडियासिस हो जाए उसकी वजह से। और फिजिकल में है कि चोट लग जाए या कोई फीवर, मोस्टली टाइफाइड फीवर जो है उसकी वजह से भी यूट्रस में जो है वो डैमेज हो जाती है। इसी तरह डेल्टा में सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट्स। जो सिविक्स है उसमें मोस्टली जो कवरिंग होती है वो थिन म्यूकस की होती है, लेकिन सम टाइम फीमेल में प्रॉब्लम की वजह से जो थिकनेस है म्यूकस की वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि ब्लॉक कर देगी बेटे जी किसको, सिर्विक्स को, और इंटर नहीं होने देगी सीमेन को और स्पर्म को। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्विकल डिफेक्ट्स जो है ना वो भी कॉज हैं फीमेल में इनफर्टिलिटी के। इसी तरह लास्ट नंबर 4 पे देखें तो आपके पास है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब यह है कि यूट्रस की जो डेवलपमेंट है अदर या ओवरी की डेवलपमेंट जो अदर देन किसी और पार्ट पे होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से इंप्लांटेशन में डिफरेंस आएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटे ये मेन कॉजेज हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की।